हैं? तो कैसे चेंज होगा ये? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं। ठीक है। ये फोन में फोटो है? हाँ, व्हाट्सएप में जो फोटो लगी हुई है। फोन का है आपके फोन में? कोई चाइना का मॉडल नहीं, अभी बता दें, आगे है क्या ये? तो ऐसे ही चलता है हमारा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार श्याम अंसारी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। मुकेश डॉट तेजस फोन पर। नमस्कार श्याम जी, वेलकम टू नमस्कार जी, नमस्कार। और मुकेश जी कैसे हैं? नमस्कार पंसारी जी, वेलकम टू द मीटिंग। आई एम गुड। और तबीयत पानी ठीक है जी सब? मस्त है। Am I audible? हाँ जी, हाँ जी। यू आर अरविंद जी, ऑडिबल। am I audible? यस। अच्छा। मनोज जी, वेलकम टू द मीटिंग। फर्स्ट टाइम आए हो आप शायद? यस, थैंक यू। हाँ, इस मीटिंग में पहली बार ही हूँ मैं टेक्निकल वाले में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार। तीसरा तो हुआ ही है। दिस इज द थर्ड सेमिनार। यस यस, सेकंड वाला मैंने देखा था। सेकंड वाला आई सॉ इट, बट मेरे टेक्निकल मैनेजर हैं, 2 कोल्ड स्टोर लगा रखे हैं, देहरादून में, एक असम में। अच्छा। यश भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। ये हम लोग सब अर्ली ज्वाइनर्स हैं। अरविंद जी, ये जो स्क्रीन है थोड़ी ब्लर्ड आ रही है। ब्लर्ड आ रही है? थोड़ा सा समय दीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि हमको एकदम ठीक दिख रही है। मुझे भी ठीक दिख रही है। ये भी? यस, ठीक है, ठीक है। तो ये तो नेटवर्क आपका थोड़ा सा स्लो होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। ओके। क्लियर है ना ऐसे फोटोज? हाँ, मैंने अब अपना वीडियो बंद कर दिया तो क्लियर हो गई। ये वाली थोड़ी सी ब्लर्ड है। नहीं, ये एनर्जी सेविंग सॉल्यूशन तो क्लियर पड़ा जा रहा है जी। ऑटोमेटिक एयर पर्जर। तरुण कांति घोष, जनार्दन साहू, अजीत वाधवानी, रवि गोयल। क्लियर है ना? हाँ हाँ, क्लियर है। वीडियो भी चला के देख लेता हूँ एक बार।
हेड क्लियर आ रहा है ना भैया? हाँ हाँ क्लियर है, फुल स्क्रीन करना। कर दिया है। थोड़ा ब्लड आ रहा है। अरविंद जी, आपका मोबाइल, आपका जो स्पीकर है वो म्यूट है। म्यूट है हाँ। अनिल जी कहाँ है? आ गए अनिल जी? हाँ जी। अनिल जी आ गए? गुड आफ्टरनून सर, हूँ मैं यहाँ पे, देख रहा हूँ सर। आनंद जी आज आप करोगे प्रेजेंटेशन? नमक ले, नमक होगा, नमक की डिब्बी। फोन साइलेंट पर करना नहीं पड़ता। मुकेश जी। हाँ जी हाँ जी। बोलो।
एक बार आप सब लोग आ जाएं मेरे ख्याल से There are 14 people on the call. आई थिंक तो अभी वेट करें क्या कुछ देर यस जी I think we should wait for another 5 minutes. या We don't have Rajesh ji. राजेश जी won't be able to join today उनका वो एक्चुअली काफी आगरा में पानी बरसा और उनकी फाउंडेशन डल रही थी वो सब पूरी बैठ गई तो नए मकान की. हाँ मकान की तो वो पूरी मिट्टी भर गई है तो वो काफी उसमें परेशान हो गए जस्ट नाउ ही कॉल्ड अप वो बोले कि मैं वहीं पे अपनी साइट पे हूँ आई विल ट्राई टू कम इन बिटवीन क्योंकि अभी मैं वहाँ पे थोड़ी सफाई करा दूँ बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं उसमें अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी नमस्कार कैसे हैं बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया। ये 1+6 यस एक आ रहा है नाम. अरविंद जी नाम चेंज कर दो भाई साहब का. हाँ मैं कर देता हूँ नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार. So we will start at 4:40. It's 4:36 right now. We would like some more members to join in. Right now we have few members in the waiting room. अरविंद जी एक बार अपने जो अपना फेडरेशन वगैरह के ग्रुप है उस पर दोबारा डलवा दीजिए. I'm sending it. सारे यूपी के फेडरेशन के ग्रुप्स पे डाल दीजिए. In fact, I'm sending a message right now. मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा बारिश ने जो है ना लोगों को दुखी कर रखा है. बहुत अच्छी बारिश हुई है मुकेश जी यहाँ भी फरीदाबाद में भी बहुत अच्छी हुई है। बारिश ने तो दुखी कर ही रखा है। Well, Delhi has both its wins and losses. First time इतनी बारिश में मिंटो रोड में 1 इंच पानी भी नहीं भरा. अच्छा अच्छा। और मतलब मेरी लिविंग हिस्ट्री में ये मैंने पहली दफा ऐसा देखा है कि मिंटो रोड में पानी नहीं भरा और वो भी 1 इंच भी. तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है ना. देखो न्यूज़पेपर्स ने इस मुद्दे को इतना उछाल दिया एंड फाइनली somebody has to lose its life for it to get corrected. पिछली बार एक मौत हो गई थी तो जाके अब गवर्नमेंट ने इतना एक्शन लिया है कि पंप ऑटोमेटेड चल जाता है, सबको अपने आप वो पता चल जाता है. अब तो गवर्नमेंट ने वहाँ जो सिस्टम लगाया है कि अपने आप जो है एक लेवल के बाद मोबाइल ऐप से पंप ऑन हो सकता है और उसकी जो एस्केलेशन है वो भी ऑटोमेटेड है. एक्चुअली आज हमारे वेबिनार का जो मेन थीम है वो भी ऑटोमेशन है और मैं एक्चुअली ऑटोमेशन को इसलिए ऊपर लेके आ रहा हूँ कि देखिए आज ऑटोमेशन ने वो कर दिखाया है जो 25 साल में कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ. मेरे ख्याल से अपनी लिविंग मेमोरी ने जिसमें भी न्यूज ट्रैक करी होगी उसने ये जरूर देखा होगा हर बारिश के बाद हेडलाइन फोटो मिंटो रोड में एक बस डूबी होती है जो कि ऊपर ड्राइवर का शीशा तक उसमें डूबा हुआ होता है. और आज कुछ नहीं करा है उन्होंने, कोई सड़क नहीं तोड़ी है, कोई उसके नीचे सीवर नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, खाली पंप भी नहीं बदला है.
पंप के अंदर एक ऑटोमेशन डिवाइस लगा दिया है वाटर सेंसिंग का। मूवमेंट 6 इंचेस पानी क्रॉस करता है सड़क पे, द पंप स्टार्ट्स। इट हैज बीन सेट ऑन 15 इंचेस। और इफ समबडी ट्रैक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तो मैंने आज उसमें देखा, ये हेडलाइन न्यूज है कि मिंटो रोड स्पिक एंड स्पैन क्लियर। पूरी दिल्ली जहाँ पे नॉर्मल सड़क में 8 इंची 10 इंची पानी भरा हुआ है, मिंटो रोड में 1 इंच पानी भी नहीं है। That's the power of automation. That is how the businesses change. That is how the processes change with the automation. So we have our senior vice president Ashish Guruji amongst us, and I will request Ashish Guruji to open up his video and say a few words so that we can start. Ashish ji. Ashish ji, can you hear me? आशीष जी मेरे ख्याल से अभी कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनका जो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। हाँ कनेक्टेड दिखा रहा है, बट हिज स्पीकर एंड माइक इज नॉट वर्किंग। आई थिंक सो ही इज कनेक्टेड थ्रू द मॉनिटर, कंप्यूटर से किया होगा, डेस्कटॉप से। तो तब तक अरविंद जी काम करते हैं कि हमारी जो पिछली 2 लर्निंग्स हैं वेबिनार्स की, उसमें कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मेंबर्स के ऑटोमेशन को लेके, तो आनंद जी कैन नोट डाउन दोस क्वेश्चंस, और जब जब वो स्लाइड आएगी तो उन क्वेश्चंस का वहां पे डिटेल में जवाब दिया जा सकेगा। श्योर सर, श्योर। तो आई विल आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैं श्याम जी, आपका कोई सवाल है ऑटोमेशन को लेके? नहीं जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। ओके, देन वी हैव महाना जी। Mahana ji, do you have a question regarding automation? No, sir. No question. Right. Rahul ji. I had not attended the last meeting. नहीं, लास्ट वाला नहीं, आज का जो टॉपिक है सर वो अमोनिया प्लांट ऑटोमेशन का है। तो आई एम श्योर कि आज की तारीख में हर आदमी अपने अपने लेवल पे ऑटोमेशन के बारे में कुछ सुन चुका है और कुछ जानने की जिज्ञासा भी रखता है। लोएस्ट कॉस्ट पे कैसे ऑटोमेशन हो सकता है कि मशीन ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाए? मशीन ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाए, वो तो काफी आगे लोएस्ट कॉस्ट के साथ कंपैटिबल नहीं होगा सर फिर वो। तो कैसे हम लोग, हाउ टू बिगिन विद फॉर पीपल हु हैव हु आर वर्किंग थ्रू पैनल्स ऑन द केसी मशीन्स बट ऑटोमेशन अभी नहीं है, और हम हाउ टू मेक अ बिगिनिंग कि मतलब भाई एकदम से कोई कहे कि हम अपने यूनिट में 40-50 लाख या 20 लाख इन्वेस्ट कर देंगे ऑटोमेशन में, शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुकेश जी, this is a very good point. Right. तो राहुल जी, मैं आनंद जी आई विल कम बैक टू यू। राहुल जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि खाली आपको ही नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू लिसन फ्रॉम द वैल्यू एडिशन पर्सपेक्टिव। आज अगर आपको 20 लाख 40 लाख 50 लाख भी ऑटोमेशन में लगता है, तो आपका वैल्यू पॉजिटिव क्या क्या आता है। तो वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए ऑटोमेशन में सबसे बड़ी चीज ये है जी कि जो सबसे पहली चीज बचती है कि आपकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1 साल से 3 साल पे चली जाती है। अरविंद जी, कैन यू पुट ऑन म्यूट अदर मेंबर्स हु आर नॉट टॉकिंग टू। और दूसरी बड़ी बात, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे प्लांट में 3 हेल्पर, 3 ऑपरेटर और 1 इंजीनियर था। 7 पीपल का स्टाफ हुआ। मुकेश जी, यू आर ऑन म्यूट। हाँ, Today, I have 28 compressors on automation. My plant is fully automated. जो आप कह रहे हो अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है, but the fact is क्योंकि मेरे को सारा छत पे ले जाना था तो मैं फ्री ऑन में ले गया, और मेरे पास खाली एक हेल्पर है जो कि खाली टेम्परेचर नोट कर लेता है और ये देख लेता है कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। फॉर एवरीथिंग एल्स ही हैज टू कॉल द इंजीनियर। उनका जो AMC बेसिस पे साल से हमारे साथ आ रहे हैं, एंड इट्स बीन 12 years कि मैंने उनका AMC का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है। जो मेरी पर मशीन कॉस्ट थी मेंटेनेंस की, इट रिमेन्स स्टिल द सेम। हम 6 मशीन से 28 मशीन पे आ गए, तो उस हिसाब से हमने उनको कुछ प्रोरेटा बढ़ा दिया है, लेकिन पर मशीन कॉस्ट मेरी कोई नहीं बढ़ी है। 7 आदमियों में से मैंने 1 हेल्पर रखा हुआ है, तो जो 6 आदमियों की मेरी कॉस्ट बची, अगर आप
12 साल का इन्फ्लेशन ना भी लो, स्ट्रेट लाइन मेथड ले लो कि उस टाइम मेरे को 18,000 रुपए के आसपास ओवर टाइम और छुट्टियां देके, क्योंकि हमारे को तो 24/7 चाहिए, तो हमें होली का भी ओवर टाइम देना होता था, दिवाली का भी देना होता था, तो 18-20 हजार से कम का उस टाइम भी ऑपरेटर पड़ता नहीं था घर में दिल्ली में। तो 7 आदमियों की अगर मैं एवरेज कॉस्ट भी लगाऊं तो 1.25 लाख रुपए अगर मेरा बचा महीने का, तो एक साल में मेरा 18 लाख रुपए 15 लाख रुपए बचा, और 12 साल में मैं अभी तक 1.5 करोड़ रुपए सीधा सीधा उसमें बचा चुका हूँ। कैश फ्लो का जो बेनिफिट है वो अलग है, मैं ये कैश सेविंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम इस सेमिनार को शुरू करेंगे, और ऑटोमेशन को एज एन एक्सपेंस नहीं बल्कि एज एन इन्वेस्टमेंट, कि आज हम कोई भी चीज आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें लाजमी है कि 15 से 25 लाख कहीं भी खर्चा आपका होगा, लेकिन उस खर्चे से मेरे को बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, मेरे को बिजली में कितना बेनिफिट मिलेगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कितना बेनिफिट मिलेगा, सैलरी में कितना बेनिफिट मिलेगा, और पीस ऑफ माइंड जिसको कि मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता वैल्यू में, उसको एक बोनस मान के इस सेमिनार को सुनिएगा। कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं है, और मैं आपको ये बता दूं ऑटोमेशन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सक्सेसफुली सीए के स्टोर्स, आई नो पीपल जो भी आपके हिमाचल और आपके लस्सीपुरा श्रीनगर में सीए के स्टोर्स चल रहे हैं, वो 100% ऑटोमेशन पे ही चल रहे हैं और कई सालों से सक्सेसफुली अमोनिया में चल रहे हैं। कई लोगों के तो प्लांट यहाँ से जैसे आपके 40 फुट के कंटेनर जो बनते हैं उनमें बन के प्लग एंड प्ले के हिसाब से वहां गए हुए हैं, खाली फ्लैंज में पाइप गैस का और पानी का पाइप जोड़ा गया है, रिटर्न डिस्चार्ज एंड वाटर पाइप्स, 3 कनेक्शन के अलावा वहां कोई कनेक्शन उसमें नहीं किया गया बिजली के अलावा, और सक्सेसफुली कई सालों से आज भी रिमोटली ऑन ऑफ वो प्लांट हो रहे हैं। तो ऑटोमेशन बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, बहुत एनर्जी सेविंग, बहुत कॉस्ट सेविंग, बहुत एफिशिएंट और हर तरीके से पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करने वाली टेक्नोलॉजी है। हमने बहुत काम करा है इस वेबिनार के लिए, आपको पता नहीं है कि हमने इन 4 वेबिनार्स में, 3 वेबिनार्स में तो एक तरफ काम करा है, इस वेबिनार के लिए अकेले कितना काम करा है हम जानते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सुनिएगा, एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं सुनिएगा। ओवर टू यू अरविंद जी। थैंक यू मुकेश जी, आपने जो है बहुत बढ़िया ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द ऑटोमेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। और मैं जैसे मुकेश जी ने ये कहा कि इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए और इसका रिटर्न, और जो एक सबसे बड़ी चीज है हमारा हेडेक, वो कितना कम होता है, ये आप उसको जो है मॉनेटरी टर्म्स में इस समय नहीं बता सकते हैं कि ऑटोमेशन से कितना ज्यादा हमारे को जो है एक सरदर्द होता है जो हम आज की तारीख में अदरवाइज अपने जो है नॉन स्किल्ड लेबर्स के साथ में अपने कोल्ड स्टोरेजेस को चला रहे हैं, उससे जो है निकल के ऑटोमेटिक प्लांट्स पे जाएं, जिससे कि सब चीज अपने आप ऑन ऑफ हो और अपने आप वो कंट्रोल कर सके टेम्परेचर्स को, जो आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको हम कंट्रोल करके अपने कोल्ड स्टोरेजेस को ऑपरेट कर सकें। और इसमें जो है मतलब देयर कैन बी स्टेजेस आल्सो, जो आगे आनंद जी हम लोग को बताएंगे, उसको समझते हुए कैसे हम जो है अपने कोल्ड स्टोरेजेस को वर्ल्ड क्लास बनाएं, उसको भी अपने समझेंगे। ओवर टू आनंद जी। आनंद जी प्लीज। आनंद जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। या थैंक यू अरविंद जी। मुकेश जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, सबसे बढ़िया समझने वाले लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया है। तो मैं सीधा भी प्रेजेंटेशन ही चालू कर देता हूँ। यस। और मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि वो क्वालिटी अच्छा रहेगा साउंड का और इसका। फिर अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं वीडियो चालू कर दूंगा। इसमें मैं एक बीच में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप जो है हाथ उठाइए और जो है हम लोग जो है आपसे क्वेश्चन ले लेंगे बीच में। नहीं, वैसे बोल भी सकते हैं क्योंकि हाथ उठाना शायद सबको नहीं आएगा ऑफिशियली, तो हम विल स्टॉप द प्रेजेंटेशन फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। श्योर।
तो ये पहले तो मैं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज का और यूपी कोल्ड स्टेशन का धन्यवाद देता हूँ कि आज ये मुझे प्रेजेंटेशन करने का यहाँ मौका दिया है। जो मैंने पिछले 30 साल में सीखा है उसको कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरा इंडिया में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। और शुरुआत करते हैं। बेसिकली ऑटोमेशन, जब हम कहते हैं कि ऑटोमेशन तो एक्चुअली ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, इसकी फंडामेंटल क्या होती है? क्योंकि अमोनिया रेफ्रिजरेशन या ऑटोमेशन ये कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है, बेसिक साइंस है। साइंस को अगर हम समझेंगे तो इस चीज को हम अपने लिए जैसे चाहिए उस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से हमको इसकी आसानी होगी स्टेप वाइज में या वन शॉट में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें कहाँ पे करना है इसके बारे में बात करूंगा। तो पहले हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे। और पिछले 2 सेमिनार में हमने देखा था कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होती है अलग अलग टाइप की, तो जो अपने यहाँ पे एप्लीकेबल ज्यादा यूज होती है उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा और फिर ऑटोमेशन के बारे में बात करूंगा। अमोनिया, हम लोग कह रहे हैं अमोनिया यूज करो, पहले 2 सेमिनार में भी इसकी और बात हुआ था। तो ये इसमें क्या है, क्योंकि ये सबसे बेटर है, क्योंकि सबसे पुराना रेफ्रिजरेंट है, सबसे सस्ता है, -45 से +15 तक सब रेंज में एक ही यूज होता है। इसकी एनवायरमेंटल कुछ भी नहीं है। अगर ये एटमॉस्फेयर में लीक होता है तो इमीडिएटली हवा में वो डिस्पर्स हो जाता है। एटमॉस्फेयर लाइफ इसकी 0 है, वहां पे रहता नहीं है। वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसके सारे प्रोडक्ट्स या इसकी जितने भी कंट्रोल्स, वॉल सिस्टम, प्रोडक्ट, कंपोनेंट लगने वाले सब कुछ हिंदुस्तान में बनता है। हमको इंपोर्ट करने की या चाइना के ऊपर या किसी और देश के ऊपर हमें उसके ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में अमोनिया रेफ्रिजरेंट की हर चीज बनती है और जो चीज यहाँ बनती है वो रिपेयर भी होती है। तीसरी एक सबसे बड़ी चीज होती है कि अमोनिया, हम लोग कहते हैं कई बार, वो कुछ लॉबीज होती है वो कहती है अमोनिया डेंजरस है, अमोनिया में आपको तकलीफ, अमोनिया में ये हो जाता है। तो यहाँ पे एक मैं बताना चाहूंगा कि अमोनिया का एक्चुअली 2%, जितना अमोनिया दुनिया में बनता है उसमें से सिर्फ 2% ही है जो इसमें यूज होता है रेफ्रिजरेशन में। बाकी सारा अमोनिया एक तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो हम लोग खत लगा देते हैं उसमें जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, हेयर डाइज में जाता है। सिर्फ 2% जो है दुनिया का जो अमोनिया बनता है, सिर्फ 2% रेफ्रिजरेशन में जाता है। और अगेन ये इंडिया में बनता है, तो यहाँ से हमको गैस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब फंडामेंटल, जैसे मैंने कहा था कि बेसिक क्या है अमोनिया रेफ्रिजरेशन की और ऑटोमेशन की एफिशिएंसी और सेफ्टी के साथ क्या रिलेशन है। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी अरविंद जी ने कहा, मुकेश जी ने कहा कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिनसे कम से कम आदमी का इंटरफेरेंस हो और बिना आदमी के काम करे, उसका वो ऑटोमेशन है। अगर थ्योरेटिकली हम जाएंगे तो इसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम में 2 टाइप होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें से अपने को सिग्नल जनरेट किया जाता है। जैसे हम देखेंगे अपनी ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट कितने साल से चल रही है, वो भी एक ऑटोमेशन है। शायद 30-35 साल पहले ट्रैफिक लाइट नहीं होती थी हर जगह। जहाँ पे मेन चौराहा होता था वहाँ पुलिस खड़ा रहता था और पुलिस आपको बताता था लेफ्ट जाओ राइट जाओ। उसकी जगह टाइमिंग आ गया है। घर में अपने माइक्रोवेव होता है या वॉशिंग मशीन होता है जिसमें हम लोग टाइम सेट कर देते हैं और वो टाइम के हिसाब से वो सिस्टम चलता है। लेकिन हमारा जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, जो पर्टिकुलरली हम रेफ्रिजरेशन प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें इस टाइप का सिस्टम हम चला नहीं सकते, क्योंकि हमको चाहिए कि फाइनली हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको रूम में टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर मिलना चाहिए। जो प्रोडक्ट अंदर रखा है उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो प्लांट है उसमें हम टेम्परेचर सेंस करके उसका हम लोग लेके आए, हमें क्या टेम्परेचर चाहिए। इनपुट का मतलब है हमें क्या टेम्परेचर चाहिए, हमारा एक्चुअल टेम्परेचर क्या आ रहा है, उसका डिफरेंस जो है वो लेके अपना जो कंट्रोल वॉल है उसको कम ज्यादा करें। जो अपना समझो एक कंट्रोल फीडिंग वॉल है उसको हम कम करें ज्यादा करें। तो ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया, क्योंकि हम इसके आउटपुट टेम्परेचर सेंस करके इसको फीडबैक दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसे डिटेल में अगले बात करेंगे। तो ये सिस्टम हमको चाहिए कि हमारा जो
टेम्परेचर है, जो रूम का टेम्परेचर है, उसको फाइनली हम मेंटेन करें और सबसे कम पावर में मेंटेन करें। ये सब करने का जो सिस्टम है वो ऑटोमेशन है। अब ये करना क्यों है? मुकेश जी ने जैसे कहा कि कंप्रेसर्स होते हैं, उसको मैन्युअली लोड अनलोड करना मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर के हिसाब से। 2 रूम में टेम्परेचर आ गया, 1 रूम में नहीं आया, तो 1 रूम के लिए कंप्रेसर चलाना है, इसको उसको अनलोड कर दो। सबसे बड़ा मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है, पर्टिकुलरली जब ग्रेविटी फीड प्लांट होता है, तो अपने यहाँ पे रिसीवर के ऊपर, हेडर के ऊपर वॉल की बैंक लगी रहती है, और ऑपरेटर जो है वो हर रूम के वॉल को खोलता है, कम करता है, ज्यादा कर देता है, वो पूरा मैनुअल होता है। अगर उसको सोना होता है तो सारे वॉल को धीरे धीरे कम करके सो जाता है, कंप्रेसर को पार्ट लोड कर देता है, और प्लांट चलता रहता है। टेम्परेचर आने के लिए टाइम लगता है, और वो ऑपरेटर इसी में खुश रहता है कि लिक्विड कंप्रेसर पे नहीं आएगा। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये अगर हमारे कोई 2 रूम बंद करनी है हमको, या 2 रूम में टेम्परेचर आ गया है, तो वो क्या कर देता है, खाली उसका फीड का वॉल बंद कर देता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सक्शन का वॉल खुला रहता है। सक्शन का वॉल खुला रहने से क्या हो जाता है, अंदर का लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर नीचे चला जाता है, और जो अपना ये होता है कॉइल होता है, उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग हो जाती है। तीसरी चीज होती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज बड़े बन जाते हैं, उसमें से टेम्परेचर रिकॉर्ड करना या ह्यूमिडिटी लिखना वो होता नहीं है। रात में अंदर जाके अंदर का मीटर कोई देखता नहीं है। या मैंने तो कई जगह देखा है कि वो ऑपरेटर एक बार 2-4 बार रीडिंग लेने के बाद अगले दिन से रात के टेम्परेचर वही लिखते जाता है जो पहले 4 दिन थे, अंदर जाके दिखते भी नहीं है। एनर्जी हमारी कंप्रेसर, हर कंप्रेसर में अपनी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कौन सा कंप्रेसर बेटर चल रहा है, कौन सा कंप्रेसर इनएफिशिएंट चल रहा है, ये पता नहीं चलता है। ये सारी चीजें क्या है, मतलब जो ऑपरेटर है उसके ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं। तो वो जो गलती करेगा या जो उससे गलती होगी, उसकी खामियां, उसकी काम करने की खामियां है, उसकी कीमत एज ए ओनर अपने को देनी पड़ती है। वो ओनर हम किस तरह से देते हैं, या तो पावर में, बिजली में देते हैं, या प्लांट की सेफ्टी में देते हैं। अगर उसने गलती कर दी, लेवल कंट्रोल देखा नहीं, लिक्विड देखा नहीं, लिक्विड कंप्रेसर पे आ गया, कंप्रेसर टूट जाता है। और जब हम कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी, यस, हमको बढ़िया से बढ़िया एनर्जी एफिशिएंसी मिलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमको कम से कम पावर लगनी चाहिए। मतलब गाय जो है अपनी, उसने कम चारा खाना चाहिए लेकिन दूध ज्यादा देना चाहिए। तो ये सारी करने के लिए हमें जो हमारी जो प्लांट की डिजाइन रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर हमारा रूम टेम्परेचर 2 डिग्री चाहिए हमको, तो -3 या -4 पे अपना प्लांट चलना चाहिए, सक्शन टेम्परेचर पे उसी पे चलना चाहिए। अगर -4 की जगह हमारा -10 पे चल रहा है, इसका मतलब अपना प्लांट इनएफिशिएंट चल रहा है, हमारी पावर ज्यादा लग रही है। अगर हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर अपने एम्बिएंट टेम्परेचर हिसाब से डिस्चार्ज प्रेशर 12, 12.5 होना चाहिए, अगर 14.5 है, इसका मतलब हमारा इनएफिशिएंट चल रहा है, हम लोग इसके लिए पावर दे रहे, और हमारी जो हम लोग ज्यादा एनवलप में काम करेंगे तो हमारी कंप्रेसर की वेयर एंड टेयर ज्यादा बढ़ने वाली है, हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरऑल बढ़ने वाली है। ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हमको ऑटोमेशन करना है। ये सारी चीजें हम जितने बेहतर मेंटेन करें, जितनी बेहतर तरीके से हम इसको कंट्रोल करते रहे, रिक्वायर कंडीशन पे मेंटेन करते रहेंगे, उतनी हमें प्लान हमारा बढ़िया चलने वाला है। आनंद जी, इसमें बीच में 1 मिनट अपने मेंबर्स के लिए थोड़ा सा समझा दूं मैं, जो आप बोले हैं अभी टेम्परेचर के और प्रेशर के बारे में। हाँ जी। आनंद जी का कहना है कि अगर हमारे कमरे में अगर हमको 2 डिग्री टेम्परेचर रखना है, तो अमोनिया का टेम्परेचर हमको -4 से -2 से -5 के बीच में रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने देखें तो सक्शन प्रेशर जो है हमारा प्लांट का, वो हम 42 डिग्री और 43 डिग्री के बीच में हम रखें। ठीक है ना आनंद जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो 42-43 PSI पे अगर हम अपने प्लांट को चलाते हैं तो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट होगा सक्शन साइड। इसी तरीके से अगर हम अपना डिस्चार्ज साइड का प्रेशर देखें तो वो हमारा 175 से 185 प्रेशर के बीच में है। आइडियली 175 से 80 होना चाहिए, जिसपे अगर हमारा डिस्चार्ज प्रेशर पे प्लांट चल रहा है तो जो है डिस्चार्ज साइड का मोस्ट एफिशिएंट है। और इसी की तरह 42 सक्शन तक अगर हम चला रहे हैं तो वो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट हमारा चल रहा है। आनंद जी, थैंक यू अरविंद जी। तो ये ऑटोमेशन करना है, तो क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट जो है, इसमें बेसिकली हीट ट्रांसफर लिक्विड से, अमोनिया लिक्विड से अपने एयर में होता है,
और अमोनिया लिक्विड उसका इवेपोरेट होके गैस बन जाता है। तो हमारा जितना अमोनिया का लिक्विड हमारे प्लांट में रूम में रहेगा, अपने इवेपोरेटर में रहेगा, कॉइल में रहेगा, उतनी हमको परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि लिक्विड को कॉम्प्रेस किया नहीं जाता है, तो लिक्विड कॉम्प्रेस हो नहीं सकता है। जो कॉम्प्रेसर है अपना, जिसका काम क्या है, कॉम्प्रेसर का काम यह है कि जो अपना गैस है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे एम्बिएंट टेम्परेचर से, वाटर टेम्परेचर से ज्यादा, जो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद, हवा के कांटेक्ट में आने के बाद वापस लिक्विड बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक क्लोज लूप सिस्टम है, जिसमें अमोनिया हमको हर बार चार्ज नहीं करना पड़ता। अगर प्लांट ठीक से चल रहा है, जैसे लास्ट टाइम गुरानीकर ने जो बताया, तो हमारा तकरीबन जितना अमोनिया शुरुआत में डाला हुआ है उसी से अपना पूरा प्लांट चलना चाहिए, एक्स्ट्रा अमोनिया की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये इवेपोरेटर में हमें लिक्विड मेंटेन होना चाहिए, जितना मैक्सिमम लिक्विड रहेगा उतना अपना प्लांट में हीट ट्रांसफर जल्दी होगा, टेम्परेचर जल्दी आएगा, प्रोडक्ट का टेम्परेचर जल्दी मेंटेन होगा, तो हमें उतनी परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। लेकिन हमारे कंप्रेसर पे लिक्विड आ जाएगा तो अपना कंप्रेसर टूट जाएगा, इसलिए हमें कंप्रेसर पे लिक्विड नहीं आने देना चाहिए। दूसरी चीज होती है प्रेशर। प्रेशर कैसे, जैसे अभी अरविंद जी ने कहा कि हमारा अगर -4 टेम्परेचर है और तो 42 PSI पे हमारा प्लांट चलना चाहिए, -2 है तो अपना हमारा प्लांट 47 PSI पे चलना चाहिए। तो अपना जो ये पूरा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रेशर टेम्परेचर चार्ट के ऊपर डिपेंड है। मैं चार्ट आगे दिखाऊंगा, अब आपके सबके पास होगा ही। तो अगर हमारा प्रेशर सही रहेगा तो टेम्परेचर सही आएगा, टेम्परेचर सही आएगा तो अपने को परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा। फिर बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमें चाहिए क्योंकि उसी लिए तो पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट बना हुआ है। रेफ्रिजरेशन का मतलब ये है कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं है उससे नीचे वाला टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग ये सारा सिस्टम लगा रहे हैं रेफ्रिजरेशन का। और फिर अगर हमारा आलू रख रहे हैं तो हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड देखना चाहिए। अगर हमारे ग्रेप्स या फ्रूट्स रखे हुए हैं तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि हवा में कितना पानी, मॉइस्चर पानी एब्सॉर्ब हो सकता है, उसकी हवा की कैपेसिटी। तो जितने हवा में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा प्रोडक्ट से अगर हमारे हवा में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो प्रोडक्ट से पानी हवा में जाएगा नहीं और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर रहेगी। अगर रूम में मॉइस्चर कम रहेगा तो अपने प्रोडक्ट के अंदर का जो पानी है, मॉइस्चर है, वो हवा में जाएगा और प्रोडक्ट सिकुड़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम जब स्टोर करते हैं तो उसमें 95% ह्यूमिडिटी एयर में होनी चाहिए। अगर ग्रेप्स के रूम की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ग्रेप में से जो पानी है वो हवा में चला जाता है और वही पानी, और ग्रेप सिकुड़ जाते हैं और वही पानी कॉइल के ऊपर फ्रॉस्ट बन के जम जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट है जो हमारे रूम में चाहिए वो मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी चीजें जितनी हम लोग बेटर करेंगे, जितनी बढ़िया करेंगे, उतना हमें अपना प्लांट बढ़िया चलेगा। अब ये सारे कैसे किया जा सकता है कि हम लोग कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। एनर्जी एफिशिएंसी 2 चीजों से हम लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। या तो हम इसको एक हमारा डिजाइन बढ़िया हो, हमारी बढ़िया तरीके से कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम लगी हो, सही साइज के कंपोनेंट्स कंट्रोल्स लगे हो, सही साइज की पाइपिंग लगी हो, तो हमारी ये सिस्टम बढ़िया चलेगी। कई और दूसरा ये होता है कि जब भी कोई प्लांट डिजाइन होता है तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आलू है तो हमारे जब लोडिंग होता है तो हमको मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर आने के बाद हमें कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो अगर एक KC6 और एक 6 सिलेंडर और एक 4 सिलेंडर और 2 सिलेंडर का मशीन है तो हमें जब लोड की जरूरत नहीं है तो हम बड़ा कंप्रेसर बंद करके छोटा कंप्रेसर चला सकते हैं। ये सारी चीजें डिजाइन में एक आनी चाहिए। हमेशा ये कहा जाता है कि जब अगर ऑटोमेशन सिस्टम बढ़िया हो, अगर अच्छी तरह से लगाया होगा तो कोई भी प्लांट बढ़िया चलेगा, एफिशिएंटली चलेगा। और ये कहा जाता है कि अगर डिजाइन अगर मार्जिनली हो तो कंट्रोल सिस्टम उसको बढ़िया कर सकता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो अच्छा डिजाइन भी परफॉर्म नहीं करेगा। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई। तो थोड़ी अभी बात हम लोग करेंगे कि एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या होता है। हम ये चार्ट जो आपको दिखा रहा है वो अलग अलग इंडस्ट्री में जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन होता है उसमें से रेफ्रिजरेशन में कितना जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो कोल्ड स्टोरेज में 90% एनर्जी लगती है।
वही अगर फ्रूट फ्रोजन प्लांट है उसमें 70% लगती है, आइसक्रीम प्लांट में 70% एनर्जी रेफ्रिजरेशन प्लांट में लगती है। तो ये जो हमारा हम जिस पर्टिकुलरली कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, आप देखिए 90% आपका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें से 90% कोल्ड स्टोरेज का बिल हो रेफ्रिजरेशन प्लांट का है। इसमें आप अगर 10% सेव कर रहे हो तो ये नेट इफेक्ट आपके टोटल एनर्जी सेविंग के ऊपर जाने वाला है। आप सेफ्टी की बात करेंगे, सेफ्टी की जरूरत क्या है? अमोनिया के बारे में कई बार कुछ थोड़ी सी गलती चीजें बताई जाती है, कुछ सही भी होती है कि अमोनिया एक टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट है, तो इसके लिए हमें सेफ्टी होनी चाहिए। लेकिन टॉक्सिसिटी का मतलब ये नहीं कि हमको डरना है। हम जैसे एलपीजी गैस हम घर में यूज करते हैं, कार में पेट्रोल डालते हैं, ये सब फ्लेमेबल है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो अगर कहीं पे वहां पे वो फायर के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो तुरंत पकड़ लेते हैं। अमोनिया फायर हजार्डस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अगर इसको इनहेल कर दिया तो ह्यूमन बीइंग को लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए अगर हम बढ़िया सी, जैसे हम घर में सिलेंडर लगाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल लगा देते हैं और उसकी हमारी सिस्टम डिजाइन बढ़िया हो जाती है, उसी तरह से हम लोग अगर बढ़िया से सिस्टम लगा देंगे, उसको टेक केयर करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। डिजाइन पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट वो नहीं है। उसमें अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं, तो लेवल कंट्रोलर, जैसे मैंने कहा कि हमको लेवल कंट्रोल करना है तो उसमें लेवल कंट्रोलर, ट्रांसमीटर, स्विचेस आ गई, फीड लाइन में सोलोनाइड वॉल्व्स आ गए, सेफ्टी के लिए सेफ्टी वॉल्व्स आ गए, पर्जिंग सिस्टम आ गया, बाकी सारे फिर फिल्टर्स आ गए, रेगुलेटिंग वॉल्व्स आ गए, टेम्परेचर प्रेशर रेगुलेटिंग आ गए, ऑटोमेशन में पीएलसी आ गया, या फिर सेमी ऑटोमेटिक्स में हमारे पास इंडिविजुअल कंट्रोलर जाते हैं, डेटा लॉगिंग सिस्टम आता है, अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं, अमोनिया सेंसर्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप अमोनिया खरीद रहे हो आपके प्लांट में, देखिए हमारा जो पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बना हुआ है अनहाइड्रस अमोनिया सिस्टम के ऊपर। अनहाइड्रस अमोनिया का मतलब उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्योर अमोनिया होना चाहिए। अब जब भी कोई भी अमोनिया खरीद रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसका सर्टिफिकेट वो अमोनिया वाले से जरूर मांग ले, उसकी प्योरिटी सर्टिफिकेट मांग ले एज पर AR स्टैंडर्ड। और जो अभी BIS स्टैंडर्ड बन रहा है, BIS 14430, 99.95% प्योर अमोनिया होना चाहिए। अमोनिया, क्योंकि हमारा जो प्रेशर टेम्परेचर चार्ट है जिसके ऊपर हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलता है वो ये प्योर अमोनिया के ऊपर चल रहा है। तो ये आप जहां भी जब भी अमोनिया खरीदे उसमें से जरूर देखिए कि ये प्योर अमोनिया आप खरीद रहे हो। जो मैं कह रहा था ये प्रेशर टेम्परेचर चार्ट है। जैसे हमारा एप्लीकेशन है -2 पे चल रहा है तो हमारा 2.6 बार प्रेशर होना चाहिए, 2.7 बार या 38 PSI होना चाहिए। अगर -2 पे चल रहा है तो 42 PSI होना चाहिए। हमारा जो रूम, मतलब नॉर्मली मैं कहूंगा कि आप सिंपल देखिए, जो आपका रूम टेम्परेचर है उससे 5 या 6 डिग्री कम आपका सक्शन टेम्परेचर या उसका कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर होना चाहिए। 6 से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रूम टेम्परेचर है उससे अगर आपका सक्शन प्रेशर बहुत कम है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। और इसमें डायरेक्ट इंडिकेशन आपको आएगा कि आपके रूम में जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है वो आपके कॉइल के ऊपर एक्यूमुलेट होगा, कॉइल के ऊपर फ्रॉस्टिंग फॉर्म होगा। इवन आपकी रूम पॉजिटिव टेम्परेचर की है फिर भी कॉइल के ऊपर फ्रॉस्टिंग फॉर्म होगा। और ये फ्रॉस्टिंग कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, जो प्रोडक्ट अंदर रखा है उसमें से आएगा। प्रोडक्ट के अंदर आएगा तो प्रोडक्ट सिकुड़ जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी। सेम केस होता है हमारा, अगर कंडेंसिंग हमने बढ़िया रखा है 36 डिग्री 37 डिग्री के आसपास, मतलब 12-13 kg के आसपास होना चाहिए या 170-180 PSI के रेंज में होना चाहिए। अगर इसमें हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब है हम ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेशन का, उसका काम होता है कि सक्शन में जो गैस आएगा उसका टेम्परेचर वो बढ़ाता है। टेम्परेचर कितना बढ़ाता है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो पानी का टेम्परेचर है उससे 10 से 12 डिग्री वो टेम्परेचर बढ़ा देता है, तभी वो कंडेंस हो जाता है, जो लिक्विड बन जाता है। अगर हमारा तो कंप्रेसर के लिए पावर को कौन सी लगती है, सक्शन मतलब डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर। ये जो रेशो है ये कंप्रेसर की पावर है। ये रेशो जितना कम रहेगा उतनी अपने को पावर कम लगने वाली है,
जितना डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना कंप्रेसर को हम लोग ज्यादा काम पे लगाएंगे, तो हमको उतनी पावर ज्यादा लगेगी। जैसे गुलानीकर जी ने पहले 2 सेशन में बताया, फिर मैं ब्रीफली ले लूंगा। 3 टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम अभी भी पॉपुलर है अमोनिया रेफ्रिजरेशन में, डायरेक्ट एक्सपांशन, ग्रेविटी फीड और लिक्विड ओवरफीड। ये एक ड्राइंग है जिसमें ये तीनों टाइप के सिस्टम दिखे हुए हैं। बेसिक एक्सपांड में करता हूँ। कंप्रेसर है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज जो जाएगा वो कंडेंसर में जाएगा, यहाँ से एयर और पानी की वजह से वो लिक्विड बन के हाई प्रेशर रिसीवर में आएगा, और फिर लिक्विड जो है अलग अलग जाएगा। डीएक्स सिस्टम का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम। इसमें लिक्विड लाइन में एक थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल्व रहेगा, सोलोनॉइड वॉल्व रहेगा, जो सक्शन का प्रेशर सेंस के वॉल्व को कम ज्यादा खोल देगा। दूसरा होता है ग्रेविटी फीड सिस्टम, जिसमें डायरेक्टली रिसीवर से लिक्विड सोलोनॉइड वॉल्व के थ्रू एक्यूमुलेटर में, जहां अपने यहाँ पे हम जिसको कई बार वो बॉटल कहते हैं, उसमें से बंकर कॉइल में जाएगा, तो एसीयू हो या बंकर कॉइल हो, और वहां से जो गैस है वो वापस कंप्रेसर में आएगा। अब तीसरा सिस्टम है पंप सिस्टम, जिसमें हम लोग एक प्रेशर वेसल लगा देते हैं, उसमें अमोनिया का पंप लगता है। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड है उसको हम लोग एक्सपांड करके, एक्सपांडेड लिक्विड ही यहाँ पे स्टोर करते हैं। मतलब हमें अगर रूम में 2 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और -5 पे चलनी है, तो -5 का लिक्विड यहाँ पे होगा। ये जो पंप होता है अमोनिया का, धीरे से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देता है, तकरीबन 1 से 1.5 बार उसका प्रेशर बढ़ा के हर रूम में उसको लेकर जाता है। यहाँ पे एक फ्लो रेगुलेटिंग वॉल होता है, जो उस प्रेशर को जितना अपने को टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से ड्रॉप करके वापिस इसका जो गैस है, वो इस गैस और लिक्विड दोनों वापिस आते हैं, जो इस पंप वेसल में आएंगे, और यहाँ से फिर सिर्फ गैस है जो कंप्रेसर में जाएगा। तो ये एक कॉमन सिस्टम है जो अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग टाइप के सिस्टम में यूज हो सकता है। ये एक तीनों सिस्टम एक ही ड्राइंग में दिखा हुआ है। कंसेप्ट है कि क्या है, हम अलग अलग सिस्टम देखेंगे आगे। अगर डीएक्स सिस्टम ये सबसे पुराना सिस्टम है, आज भी फ्रियोन में इसको यूज किया जाता है। इसमें थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल है, और जो इवेपोरेटर के इनलेट में डिफ्यूजर के थ्रू लगाया जाता है, और वापस अमोनिया में ज्यादातर यूज नहीं होता। एक तो इसकी है कि इसमें कैपेसिटी कम होती है, आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, जैसे फ्रियोन में होता है। अमोनिया में आप 3 या 4 कंप्रेसर हो, तो फ्रियोन में वहीं पे 25-30 कंप्रेसर लग जाते हैं सेम कैपेसिटी के लिए। नंबर ऑफ कंप्रेसर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इवेपोरेटर कंडेंसर बढ़ जाते हैं, उतनी नंबर ऑफ बन जाते हैं। अमोनिया में कोई भी रेफ्रिजरेशन प्लांट में एक्सपांशन वॉल की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता गया। थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल की जगह इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल आ गया। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल क्या करता है, रूम के टेम्परेचर को फीड करके जो आपका जो सप्लाई का है, रिटर्न है, दोनों वॉल को कंट्रोल कर देता है। ये एक पूरा डीएक्स सिस्टम का ड्राइंग है। आप देखेंगे यहाँ पे फीड लाइन में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल लगा हुआ है, जो इसको कंट्रोल कर देता है। और सेम बाकी आप देखेंगे तो बाकी का सिस्टम वही रहता है, जो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रिसीवर है, सारा सिस्टम वही रहता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सपांशन वॉल के थ्रू लिक्विड है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इवेपोरेटर पूरा फ्लडेड नहीं होता है, उसमें टेम्परेचर इसलिए थोड़ा फ्लैश गैसेस ज्यादा होते हैं, तो टेम्परेचर आने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, और नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। ये देखिए, ये अलग अलग लगे हुए हैं। ये एक पूरा प्लांट है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये सक्शन ट्रैप या सक्शन एक्यूमुलेटर लगाना जरूरी होता है, कि अगर यहाँ से कहीं से लिक्विड आ जाएगा तो लिक्विड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, इसको इवेपोरेट करके या तो एचपीआर में लेके जाओ, या अपने इंडिया में एम्बिएंट टेम्परेचर में इसको इंसुलेट मत करो, तो ये अपने आप ही इवेपोरेट होके सक्शन पे ड्राई सक्शन जाएगा। कंप्रेसर के ऊपर लिक्विड नहीं जाना चाहिए। उसमें डिवाइसेस होते हैं, जैसे सबसे पुराना ये थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल है, जिसका ये बल्ब के हिसाब से ऑपरेट होता है। आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल आ गए, इसमें पल्स मॉड्यूलेशन, मोटराइज कंट्रोल वॉल वगैरह आ गए। लेकिन आज भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो ये एक महंगा साबित हो जाता है। नेक्स्ट सिस्टम है ग्रेविटी फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड सिस्टम का मतलब क्या होता है, लिक्विड ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर लिक्विड चला जाता है। ये इसमें जो अपना हाई प्रेशर रिसीवर में लिक्विड भरा हुआ है, हाई प्रेशर लिक्विड से हर इंडिविजुअल रूम में इवेपोरेटर में चला जाता है। वहां फ्लोट वॉल रहता है,
फ्लोट जो होता है वो लिक्विड लेवल इवापोरेटर में कंट्रोल कर देता है, सोलेनोइड वॉल्व को ऑन ऑफ कर देता है, और हैंड एक्सपेंशन में एक्सपांशन होकर लिक्विड अंदर चला जाता है। और जो गैस है वो गैस खाली यहाँ से निकल के इंडिपेंडेंटली कंप्रेसर के ऊपर आता है। अब ये देखिए यहाँ पे भी एक सक्शन ट्रैप लगा हुआ है। दो चीजें इसमें देखिए, लिक्विड का स्लोप देखिए, ये कंप्रेसर के थ्रू सक्शन ट्रैप है, और जो इवापोरेटर है उसकी तरफ से भी सक्शन ट्रैप में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी लिक्विड है नीचे गिर जाएगा, खाली गैस के ऊपर जाएगा। ये ड्राइंग से थोड़ा हर कोई ध्यान में रखे कि ये बहुत जरूरी होता है जब हम इसकी बात करने वाले पूरा प्लांट ऑटोमेशन की, या जैसे कि हमको बटन दबाने से प्लांट चलना चाहिए, मशीन चालू बंद ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो ये सक्शन ट्रैप बहुत जरूरी चीज है। हमारे कई प्लांट अभी पुराने हैं जो पंप सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो यही ग्रेविटी फीड सिस्टम पे चल रहे हैं। तो ये ग्रेविटी फीड सिस्टम को ऑटोमेशन हम कर सकते हैं या कर सकते हैं? हाँ, 100% कर सकते हैं। पूरे ग्रेविटी फीड सिस्टम को पूरा ऑटोमेटिक करके इसको चला सकते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम का स्कीम है, अलग अलग तरीके से चलाने के लिए क्या क्या हमें पास होता है, क्या होना चाहिए, पूरा एक ही सिस्टम में दिखाता है। अगर रिसीवर है तो उसके ऊपर ड्यूअल सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए, लेवल गेज होना चाहिए, हमारे पास कंप्रेसर का ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, अमोनिया डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, इवेपोरेटर में लेवल कंट्रोल फीडिंग सोलेनोइड वॉल्व कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अगर हमारे पास अलग टेम्परेचर, अगर हमारे रूम में 2 अलग टेम्परेचर मेंटेन करने हैं, जैसे अगर हमको पेप्सी के लिए आलू रखना है, CIPC चेम्बर बनाना है, तो हमें वो हायर टेम्परेचर पे चलाना पड़ता है, तो उसके लिए बैक प्रेशर वॉल्व लगाना चाहिए। ऑटोमेटिक पर्जिंग सिस्टम होना चाहिए जो एयर को हमेशा ऑटोमेटिकली निकाल देता है, मैन्युअली निकालने की या उसको महीने में एक बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक टिपिकल स्कीम है, उसमें ऑटोमेशन हम क्या कर सकते हैं। तो हम जब ग्रेविटी फीड सिस्टम की बात करते हैं या अमोनिया कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लेवल कंट्रोल। लेवल कंट्रोल और सोलेनोइड, जैसे हमारे घर में पानी के टंकी में हम फ्लोट बॉल लगा लेते हैं, पानी की लेवल कम हो जाएगी तो बॉल नीचे चला जाता है और अंदर पानी आ जाता है। टैंक में पानी भरने के बाद में हमारा जो बॉल है ऊपर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और वो पानी को फिर बंद कर देता है। सिमिलर टाइप का सिस्टम है, इसमें आप ये फ्लोट, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोट कंट्रोल यूज कर सकते हो, मैकेनिकल फ्लोट स्विच यूज कर सकते हो, लेवल ट्रांसमीटर यूज कर सकते हो। उसमें फीड लाइन में सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड के साथ में फिल्टर होता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर प्लांट में लेवल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, इवेपोरेटर में लेवल कंट्रोल होना ही चाहिए। और जब ये इवेपोरेटर में लेवल कंट्रोल होगा, जितना इवेपोरेटर में जितना मैक्सिमम लिक्विड भरा रहेगा उतना टेम्परेचर जल्दी आएगा, जितना टेम्परेचर जल्दी आएगा उतना प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर रहेगी। हमारे प्लांट की कस्टमर को जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली बेटर रहेगी कि उसका प्रोडक्ट आप बेटर तरीके से स्टोर कर रहे हो, और आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि आपका कंप्रेसर के रनिंग आवर्स कम होंगे। टेम्परेचर आने के बाद में आप उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी हम पर्टिकुलरली ग्रेविटी फीड सिस्टम यूज करते हैं जैसे ये है, उसमें हैंड एक्सपांशन वॉल्व एक बहुत जरूरी चीज है। हैंड एक्सपांशन वॉल्व में 2 टाइप आते हैं, जो लोग कहते हैं कि बड़ा पोर्ट और छोटा पोर्ट। हमारी हैंड एक्सपांशन वॉल्व की मतलब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी बेसिक फंक्शन क्या है। जो हाई प्रेशर का लिक्विड रिसीवर से आ रहा है 12-13 kg का, वो हमें जो टेम्परेचर चाहिए, जैसे हमने देखा कि हमको चाहिए, हमारा जैसे रिसीवर का 180 PSI प्रेशर से लिक्विड आ रहा है और हमें रूम -2 में मेंटेन करना है, तो हमें 42 PSI टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब अमोनिया जो हमारे इवेपोरेटर में जा रहा है उसका प्रेशर 42 PSI होना चाहिए। तो इसको 42 PSI कैसे बनेगा, जब हाई प्रेशर का लिक्विड आएगा तो ये जो लो प्रेशर में इसमें जाएगा, ये एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन का मतलब ये जो छोटा पोर्ट है, और ये देखिए कोन, देखिए ये बड़ा कोन है, ये नॉर्मल एक्सपांशन वाल 14 टन घूमता है और 14 टन घूमने से ये पोर्ट साइज एडजस्ट होता है। तो ये परफेक्ट जब प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे होगा तभी आपको टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पे कोई बड़ा पोर्ट, अगर ये बड़ा पोर्ट का यहाँ पे कुछ आप वॉल लगाओगे जिसका कोन सही नहीं है तो ग्रेविटी फीड सिस्टम में आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा। कई बार मैंने देखा है कि हैंड एक्सपेंशन वॉल की जगह स्टॉप वॉल लगाया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। स्टॉप वॉल का वो फंक्शन नहीं है, स्टॉप वॉल का ये फंक्शन नहीं है। स्टॉप वॉल का फंक्शन है आपको वॉल को या तो फ्लो बंद या चालू करना। एक्सपांशन करने के लिए आपको एक्सपांशन वॉल ही लगाना चाहिए। एक बात पर लास्ट सेमिनार में बहुत डिस्कशन हुआ था
ऑयल चार्जिंग और अमोनिया चार्जिंग जो हर साल में ज्यादा अमोनिया लगता है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है वो सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है अमोनिया प्लांट में साल भर लीक होता रहता है, वो वॉल के ग्लैंड से और वॉल के फ्लैंजेस से लीक होता है। तो ये पुराने कास्ट, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा आपको जब भी मौका मिले, जहां पे जब भी आप रिप्लेस कर रहे हो, सारे फ्लैंज टाइप स्टॉप वॉल निकाल दीजिए, उसको वेल्डेबल वॉल लगा दीजिए, प्रिफरेबली सॉकेट वेल्ड वॉल लगाइए। इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से साइड में वेल्ड नहीं होगा, वो पाइप अंदर आके यहाँ पे आपका वेल्ड हो जाएगा। पाइप सॉकेट वेल्ड होगा, कचरा अंदर नहीं जाएगा, वॉल की लाइफ बढ़िया रहेगी। कभी भी अच्छे डिजाइन किए हुए वॉल को इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आपको सर्विस फिर, और इसमें क्या होना चाहिए, जो स्टॉप वॉल आप खरीद रहे हो उसमें वॉल में एक बैक सीटिंग करके अरेंजमेंट आता है। बैक सीटिंग का मतलब हम जब भी इस वॉल को पूरा घुमा देते हैं तो ये जो सीट है ये यहाँ आके बंद हो जाती है। तो अगर हमारे ग्लैंड में कहीं लीक हो रहा है, हम इसको ग्लैंड को टाइट कर सकते हैं, खोल को इसको सर्विस कर सकते हैं अगर वॉल में बैक सीटिंग का। इसका मतलब क्या है, हमारा अमोनिया का फ्लो यहाँ चालू है, प्लांट बंद नहीं कर रहे, खाली वॉल को हम पूरा खोल के इसको सर्विस कर रहे हैं। ये बैक सीटिंग होना चाहिए। अभी बहुत सारे वॉल आ रहे हैं, इसमें स्टेनलेस स्टील की सारी इंटरनल्स आ रही है, जरूर चेक कीजिए कि ये जो कोन है वो स्टेनलेस स्टील के हैं, ये ग्लांड स्टेनलेस स्टील की है, स्टेम स्टेनलेस स्टील की है। वॉल के सीट अच्छे कार्बन फिल्ड टेफ्लॉन के आपको मिल रहे हैं। उसमें अगर ये बॉल बेरिंग सिस्टम दिया हुआ है तो और बेटर है, क्योंकि जब इसको कोई एक्स्ट्रा टाइट करेगा तो ये अपने आप जगह पे घूमेगा, सीट को डैमेज नहीं करेगा। सॉकेट वेल्ड वॉल अगर है, बढ़िया है। दूसरा मैं कहूंगा एप्लीकेशन के हिसाब से देखिए, अगर आपके पास अगर जो वॉल आपको ऑपरेट करना है उसी पे हैंडवल लीजिए, जिस वॉल को ऑपरेट नहीं करना है उसको कैप टाइप वॉल लीजिए। पर्टिकुलरली जितने भी वॉल आउटसाइड में लगे हुए, प्लांट के बाहर लगे हुए, उसको कैप टाइप में लीजिए, क्योंकि उसको डेली खोलना नहीं है, इसको ऑपरेट नहीं करना है, तो बेटर होगा। ये खराब नहीं होगा, अंदर से लीक नहीं होगा। दूसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एंगल टाइप वॉल आजकल आते हैं मार्केट में। कई बार आपने यहाँ पे देखा होगा, आपने स्ट्रेट वॉल लगाया जाता है, उसके बाद में एंगल होता है, बेंड होता है। तो ऐसे जगह पे आप एंगल टाइप वॉल लगाइए, तो बेंड की जगह एंगल टाइप वॉल लगेगा और उसमें आपका एक बेंड बचेगा, एक प्रेशर ड्रॉप का पॉइंट कम होगा, वेल्डिंग जॉइंट्स कम होंगे और स्ट्रेट वॉल की जगह एंगल टाइप वॉल लगेगा। इसमें भी जहां इसको चलाना नहीं है वहां पे कैप टाइप लगाइए, जो वॉल खोलने हैं बस उसी जगह पे हैंडविल लगाइए। लेवल कंट्रोल क्यों करना है, जैसे मैंने कहा था कि हमें मैक्सिमम लिक्विड मेंटेन करना है। इवेपोरेटर में कंप्रेसर पे लिक्विड नहीं आने देना है। जितना इवेपोरेटर हमारा फ्लडेड रहेगा, जितना इवेपोरेटर में अमोनिया रहेगा, उतनी हमको बेटर मिलेगी। कंप्रेसर पे जितना लिक्विड नहीं आने देंगे, कंप्रेसर को सिर्फ गैस देंगे, तो कंप्रेसर की लाइफ बढ़िया मिलेगी, कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर लोअर रहेगा। और फाइनली टोटली देखा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने कई कोल्ड स्टोरेज में जहाँ पे लेवल कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ था, उसको जगा के लेवल कंट्रोल सिस्टम लगा के उसको वर्किंग में लाया हुआ है, तो कंप्रेसर का ऑपरेशन 20 से 22 घंटे जो डेली चलता था उसको 12 से 14 घंटे हो गया है। उसमें काफी एनर्जी सेविंग होता है, काफी बढ़िया आपको टाइम सेविंग मिलता है, और सबसे बढ़िया है कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है। टिपिकली हमारा जो कॉइल होता है, वो एसीयू रहे, बंकर कॉइल रहे, उसमें एक लिक्विड फीड लाइन है, एक लिक्विड रिटर्न लाइन है। हम लोग इसको एक्यूमुलेटर लगा देते हैं, या इसको हम लोग कई जगह पे, ये टिपिकली ऑपरेटर लोग इसको बॉटल कहते हैं बेसिक। लेकिन ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिक्विड सेपरेटर है। लिक्विड सेपरेटर का मतलब क्या है कि लिक्विड का जो फीड है आपका वो इसमें आना चाहिए, तो इसमें से अंदर कॉइल जाएगा, कॉइल से ज्यादातर जो लिक्विड या गैस आएगा, गैस अगर लिक्विड आ रहा है तो यहाँ पे वो लिक्विड वापस अंदर सिस्टम में जाएगा, और इसमें से सिर्फ गैस जो है वो कंप्रेसर के ऊपर जाएगा। हम इसको कॉइल को 100% फ्लडेड रखेंगे, ये लेवल फ्लोट चेंबर होगा, आपका फ्लोट स्विच होगा, वो लेवल सेंस करेगा, वो कॉइल को भरा रहेगा, गैस ही सिर्फ ऊपर एक्यूमुलेटर से कंप्रेसर जाएगा, उतना बढ़िया अपने को सिस्टम चलेगा। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, मैं जो लेने की कोशिश करूंगा। पहले तो होता है हॉरिजॉन्टल एक्यूमुलेटर। हॉरिजॉन्टल एक्यूमुलेटर में क्या होता है, ये एक्यूमुलेटर जो है हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, ये कॉइल के ऊपर है,
आप देखिए कॉइल के ऊपर लगा हुआ है, तो हमें इस एक्यूमुलेटर में एक मिनिमम लेवल मेंटेन करनी है, जिसका मतलब ये होगा कि हमारी कॉइल हमेशा फ्लडेड रहेगी, हमारे कॉइल में हमेशा लिक्विड रहेगा, सिर्फ यहाँ से जो रिटर्न आएगा लिक्विड होगा, गिर जाएगा, जो गैस है वो खाली ऊपर कंप्रेसर के ऊपर चला जाएगा। ये फ्लोट है आपका, ये इसका फीडिंग सोलेनॉइड वॉल है, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन वॉल है, जो एक्सपेंशन वॉल आप उसको सेट करेंगे। अब ये एक्यूमुलेटर की जरूरत क्या होती है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसकी जरूरत क्या है। मैंने देखा है कि लोग लिक्विड इंजेक्शन यहाँ पे नीचे कर देते हैं, ये गलत है। बेसिकली इसका एक फंक्शन, जैसे मैंने कहा, गैस और लिक्विड को सेपरेट करना है। अगर आप इसको कम को छोटा कराओगे, इसको लगाओगे नहीं, यहाँ लिक्विड फिट दोगे, तो होगा क्या, जो गैस और लिक्विड का सेपरेशन है वो कॉइल में होगा, यहाँ पे गैस भरा रहेगा। गैस या कॉइल, गैस अगर हमारे कॉइल में भरता है, इसका मतलब क्या है, उतना इफेक्टिव एरिया हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। हमें ये पूरे कॉइल में लिक्विड चाहिए, कॉइल में जितना लिक्विड भरा रहेगा उतना अपना टेम्परेचर जल्दी आने वाला है। अब ये एक्यूमुलेटर ऊपर क्यों होना चाहिए, देखिए हमारा बेसिक कंसेप्ट, जैसे मैंने कहा था कि ये हमें -2 पे चलाना है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो हम एक्सपेंशन वॉल को सेट करते हैं -2 के हिसाब से 42 psi के लिए। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो 42 psi है। अब हमारा लिक्विड का प्रेशर भी 42 psi है, और लिक्विड अंदर आके यहाँ इवेपोरेट होके यहाँ पे जो बनने वाला है वो भी 42 psi का गैस है। तो लिक्विड अंदर जाके यहाँ से गैस निकलेगा कैसे, अगर प्रेशर एक ही रहेगा तो नीचे जाएगा नहीं। इसलिए जो एक्यूमुलेटर लगता है, इसमें जो ये वर्टिकल हाइट या लिक्विड कॉलम बन जाता है, जो प्रेशर डिफरेंस, जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, उससे लिक्विड अंदर चला जाता है, और ये प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो लिक्विड को दे देता है, उसमें लिक्विड अंदर जाके खाली गैस ऊपर चला जाता है। इसलिए ये एक्यूमुलेटर होना, इसकी ये बॉटम फीड लाइन से ऊपर की हाइट, ये बहुत जरूरी चीज है। आप जितना बढ़िया से करोगे उतना अपना सिस्टम बढ़िया चलेगा। ये कुछ एक्चुअल इंस्टॉलेशन के फोटो हैं, आप देखेंगे। ये एक्यूमुलेटर के हॉरिजॉन्टल एक्यूमुलेटर है लगे हुए कॉइल में, कुछ कहीं पे वो रूम के अंदर है, कहीं रूम के बाहर है। यहाँ पे ये 2 कॉइल के लिए कॉमन लगा हुआ है। अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट से इसको लगा सकते हो। जितना ये लेवल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया चलेगा, उतना बढ़िया अपना प्लांट चलेगा। दूसरा टाइप होता है वर्टिकल एक्यूमुलेटर। वर्टिकल एक्यूमुलेटर का फंक्शन भी वही है। यहाँ पे आपका ये सेम है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल की जगह ये वेसल वर्टिकल हो जाता है। ये टिपिकल वर्टिकल एक्यूमुलेटर्स के फोटोज है कुछ लगे हुए। ये जैसे ये देखिए कोल्ड रूम में लगे हुए हैं। ये बेटर ये है कि कोल्ड रूम के बाहर इसको लगाइए, तो अंदर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जितना अंदर कनेक्शन नहीं रहेगा उतने लीकेजेस के चांसेस कम रहेंगे। फिर आता है हमारा बंकर कॉइल। अभी भी कई जगह पे बंकर कॉइल यूज हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि बंकर कॉइल में हमें परफॉर्मेंस ज्यादा मिलता है। बंकर कॉइल में नॉर्मली ये एक्यूमुलेटर डिजाइन और ये एक्यूमुलेटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग 4 इंच का पाइप लगा के इसको लगा देते हैं नीचे ऊपर बंद करके, गलत है। जो आपके इसका जो बंकर कॉइल का जो लिक्विड वॉल्यूम है उसके हिसाब से आपका ये एक्यूमुलेटर ये जो है लिक्विड सेपरेटर बनना चाहिए। इसको आप जितना बढ़िया बनाओगे, इसमें जितना बढ़िया इसको करोगे, उतना अपना बंकर कॉइल में परफॉर्मेंस बढ़िया मिलने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस है, एक्यूमुलेटर अच्छा लगाओ, आपको गारंटेड लेवल कंट्रोल सिस्टम और बंकर कॉइल में भी परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा। ये कुछ बंकर कॉइल के इंस्टॉलेशन के फोटो है। आप देखिए जो कॉइल के लेवल है उसमें ये फ्लोट लगे हुए। एक्यूमुलेटर काफी बड़ा ऊपर है तो इसमें लिक्विड सेपरेशन और ये ज्यादा अच्छा मिल जाता है। ये कुछ और फोटोज है। फीड सोलेनॉइड बॉल है। ये दो कॉइल में एक कॉमन एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने देखे हुए, जो आपके साथ, अगर आप एसीयू लगाओ, बंकर कॉइल लगाओ, हर जगह पे हो जाता है। अगर आप ये कॉइल में चोकिंग है, कॉइल में ऑयल फंसा हुआ है, यहाँ से कचरा निकाला नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है वो फ्लोट में भरा हुआ है और कॉइल में कोई लिक्विड नहीं जा रहा, कॉइल पूरा खाली है। इसमें कभी टेम्परेचर नहीं आएगा। दूसरा देखिए ये एक्यूमुलेटर का साइज भी काफी छोटा है। थ्योरेटिकली एक्यूमुलेटर कितना होना चाहिए, जो आपका जो कॉइल है उसका जो लिक्विड वॉल्यूम है वो उसके 20% लेवल में बैठना चाहिए। उस साइज का आपका एक्यूमुलेटर बनना चाहिए।
यहाँ पे देखिए ये पूरा लाइन जो है एक्यूमुलेटर जो है इसमें सारा ऑयल भरा हुआ है। ऑयल भरने से क्या है, फ्लोट के ऊपर गैस साइड में एक्यूमुलेटर के ऊपर सारा फ्रॉस्टिंग है, कॉइल के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये इस तरह से ये इतना ऑयल भरा हुआ है, इतना ऑयल निकालना जाना पड़ा है। इसका मतलब क्या है, डिस्कशन हुआ था कि ऑयल कितना लगना चाहिए। थ्योरेटिकली ऑयल लगना ही नहीं चाहिए। ऑयल सेपरेटर से ऑयल आपका रिटर्न सिस्टम होना चाहिए, या जो ऑयल सेपरेटर बढ़िया लगाओ, उतना जितना बढ़िया ऑयल सेपरेटर रहेगा इंडिविजुअल कंप्रेसर के लिए रहेगा, ऐसा ऑयल आएगा नहीं। क्योंकि ये ऑयल क्या कर देता है, आपकी लाइंस को क्लोज कर देता है, ऑयल में लिक्विड नहीं जाने देता, परफॉर्मेंस टाइम में प्रॉब्लम आ जाता है, टेम्परेचर वो आता नहीं है, टेम्परेचर आने के लिए टाइम लगता है, फिर अंदर जाके इस सारे ऑयल को निकालना पड़ता है। एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमने एसोसिएशन के साथ में 2 सेमिनार किए थे 3-4 साल पहले। तो लास्ट ईयर में हम जब आगरा में एग्जीबिशन था, तो गाजीपुर से कुछ लोगों के लिए सेमिनार किया था। जब वहां उनसे बात हुई थी, तो वहां पे उन्होंने बताया था कि जो प्रेजेंटेशन में एक्यूमुलेटर के बारे में हमने ऑयल सेपरेटर के बारे में बताया था, तो उन्होंने ऑयल सेपरेटर बनाने के बाद में उनकी ऑयल कंजम्पशन जो है वो सिर्फ 10% हो गई है। मतलब अगर वो साल में 500 लीटर ऑयल लगता था, अभी सिर्फ 50 लीटर ऑयल लग रहा है। कंप्रेसर की वेयर एंड टेयर कम हो गई है, प्लांट का परफॉर्मेंस बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने पुराने जो लोकली बने हुए ऑयल सेपरेटर थे उसको निकाल के बढ़िया वाले डेमिस्टर पैड वाले ऑयल सेपरेटर लगा दिए। तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है जो आपके प्लांट को ऑटोमेटिकली बढ़िया कर देती है। दूसरी चीज होती है, प्लांट में कचरा नहीं आना चाहिए, साफ होनी चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, उसके लिए फिल्टर लगने चाहिए। एक ये कोल्ड स्टोरेज का आप देखिए एग्जांपल है, कितना कचरा वो सोलेनोइड वॉल और फ्लोट में भरा हुआ है। अगर इतना सारा कचरा रहेगा, एक्सपेंशन वॉल चोक होगा, आपका लाइन सारा चोक होगा। ये देखिए कचरे से फिल्टर फट गया है, तो आपका प्लांट चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, रेगुलर उसको साफ होना चाहिए। प्लांट से कचरा निकालने के लिए हमारे पास बढ़िया सिस्टम होना चाहिए। ये जाना ही नहीं चाहिए इंस्टॉलेशन में गलती हुई है या कहीं अंदर पानी गया हुआ है, पानी की वजह से अंदर का रस्टिंग हो रहा है। ये कुछ बंकर कॉइल में इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है। जैसे देखिए फ्लोट को काफी ऊपर लगा हुआ है, काफी ऊपर लगाने से क्या हो गया है कि वो यहाँ पे लिक्विड सेपरेशन नहीं हो रहा है, पूरा एक्यूमुलेटर में ही लिक्विड भर रहा है, तो फ्लोट का फंक्शन होगा नहीं, कंप्रेसर पे लिक्विड आएगा। यहाँ पे फ्लोट का जो कनेक्शन है वो उसी पाइप को दिया हुआ है, एक्यूमुलेटर को दिए बिना, तो ये चलेगा नहीं। अगर जिसको जब ऊपर कर दिया तो ये फ्लोट इस तरह से ओके हो गया। एक जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, देखा हुआ था, एक कॉइल मैन्युफैक्चरर का डिजाइन था जिसमें उन्होंने हेडर में ये ऐसा दोनों तरफ से ये बनाया हुआ है, और दूसरा है जिसमें ये आप देखिए इसको ऊपर से लिया हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ दिन चलने के बाद में नीचे ऑयल एक्यूमुलेट हो गया। अब यहाँ जो एक्यूमुलेट हुआ ऑयल है उसको निकाल नहीं सकते, किसी भी हालत में इसको निकाल नहीं सकते, ड्रेन नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस 1 साल के बाद एकदम खराब हो गया। और ये जो है इसमें ये ऊपर से ऐसा लिया हुआ है, इसमें ऑयल ड्रेन बढ़िया से हो रहा था, तो ये परफॉर्मेंस सालों से ये फॉइल चल रहा है। ये सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरर है जिससे प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। और एक एक्सपीरियंस जो मैं अभी कह रहा था कि बंकर कॉइल और पॉजिटिव टेम्परेचर, उसके बाद में भी इतना फ्रॉस्टिंग आया हुआ है। तो ये जो फ्रॉस्टिंग, ये सारा जो फ्रॉस्टिंग है ये आपके प्रोडक्ट से आया हुआ है। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, सक्शन प्रेशर और आपके रूम का टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो जो भी हवा का मॉइस्चर है सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट होके कॉइल पे एक्यूमुलेट हो रहा है। मॉइस्चर हवा में आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है, सारा जो आ रहा है, जो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में से निकल के आ रहा है। ये इसमें एक तो आइस इज बैड कंडक्टर, आइस से हीट ट्रांसफर होती नहीं है। अब जिस तरह से इसको बनाते हो तो इसमें अंदर अमोनिया से कोई लिक्विड बाहर नहीं हीट ट्रांसफर नहीं होगा, आपका टेम्परेचर नहीं आएगा, और आपका कंप्रेसर खाली चलता रहेगा और प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको अवॉइड होनी चाहिए, सिस्टम चलनी चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम आता है पंप सिस्टम का, यहाँ पे ओवरफीड पंप लिक्विड फीड सिस्टम इसको कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे तो बेसिक सिस्टम जो है कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, ये सारा वही कॉमन रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक्यूमुलेटर पंप, जो एक्यूमुलेटर हम अलग अलग रूम में लगा देते थे लिक्विड सेपरेटर, एक यहाँ पे कॉमन हो जाता है। और जो लिक्विड फीड है
सोलेनॉइड वॉल्व वो यहाँ लग जाता है और यहाँ से एक्सपांशन होके सारा लिक्विड यहाँ अंदर आ जाता है। जैसे इसका मतलब होगा कि यहाँ का जो लिक्विड है ये -2 का 42 psi का लिक्विड है जो यहाँ पे होगा, जो इंडिविजुअल हम रूम में करते थे। और फिर जो अपना ये पंप है अमोनिया का, ये इसका प्रेशर बढ़ाएगा और ये प्रेशर बढ़ा के इसको ये लेके जाएगा आपके रूम में। ये नॉर्मली 42 psi से इसको 65 psi 55 to 65 psi बढ़ाया जाता है। उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना यहाँ का जो आपका इवेपोरेटर है या लाइन साइज में जो प्रेशर ड्रॉप होता है उतना ही ये बढ़ता है। जो आप ये लिक्विड सोलेनॉइड वॉल्व में आएगा, रेगुलेटिंग वॉल्व होगा, फ्लो रेगुलेटिंग वॉल्व, जो इस प्रेशर को वापस 42 psi पे ड्रॉप करेगा और आपका जो सक्शन है वो 42 psi का लिक्विड होगा। इससे अलग अलग एप्लीकेशंस दिखाए हुए हैं। हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग है, लो टेम्परेचर के लिए, पर्जिंग सिस्टम है। ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हम देखेंगे आगे चल के। राजेश जी, ये राजेश जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, आनंद जी प्लीज गो अहेड। ये ओवरफीड सिस्टम एंड वी वर्क ऑन द ऑटोमेशन पार्ट। यस सर। ये ऑटोमेशन में जो कंट्रोल ऑटोमेशन जैसे मैंने दिखाया था, जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, जो एक्चुअल फील्ड डिवाइसेस है, ये सोलेनॉइड वॉल्व है। अब जैसे मैंने कहा था कि आपको ये आपका लेवल कंट्रोलर है, तो ये आपका सेंसर हो गया जो लेवल सेंस कर रहा है। ये कंट्रोलर है जो डिफरेंशियल सिग्नल जनरेट कर रहा है और आपके सोलेनॉइड वॉल्व को ऑपरेट कर रहा है, जो फाइनल कंट्रोल है। लेवल आने के बाद में ये सोलेनॉइड ऑपरेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, पूरा सिस्टम लगना चाहिए आपके यहाँ पे। तो ये इसका अगर हम एलपी वेसल में लेवल ठीक से मेंटेन करेंगे तो अपने पंप को प्रॉब्लम नहीं आएगा, पंप बढ़िया चलेगा, लिक्विड जाएगा रूम में, उतना बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। ये देखिए एक बढ़िया सा बनाया हुआ पंप वेसल सिस्टम है। इसमें फ्लोट्स लगे हुए हैं, फीडिंग सोलेनॉइड वॉल्व है, अमोनिया पंप्स है। पंप में आपके और नॉर्मली पंप के इनलेट में फिल्टर होना चाहिए, आउटलेट में नॉन रिटर्न वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक अपना वर्किंग और एक नॉन वर्किंग होता है। तो अगर एक पंप चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है तो उसका प्रेशर इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आप देखिए, इसमें इस वेस्ट प्लांट को चलाया गया था विदाउट इंसुलेशन। तो इसका मतलब अंदर अमोनिया लिक्विड है और ये हवा को ठंडा कर रहा है प्लांट रूम के। लॉस ऑफ एनर्जी ऐसा मत कीजिए, बढ़िया सा इंसुलेशन इसको करके चलाइए। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसको सोलेनॉइड को नीचे लगाया था, एक्सपेंशन वॉल्व को ऊपर लगाया था, तो ये जो लिक्विड कॉलम बना हुआ है इससे सोलेनॉइड को बैक प्रेशर आ रहा था। अब दोनों को एक साथ में लगाना चाहिए, सोलेनॉइड भी ऊपर ही लगना चाहिए। बंकर कॉइल में अगर बंकर कॉइल सिस्टम है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम क्या होना चाहिए? हमारे पास एक सोलेनॉइड वॉल्व फीडिंग का होना चाहिए, एक फ्लो रेगुलेटिंग वॉल्व होना चाहिए और आइसोलेशन वॉल्व होनी चाहिए इसको सर्विस करने के लिए। ये एक्चुअल प्लांट में लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारे हर कॉइल में जो लिक्विड जाना है इसको आप इंडिविजुअली सेट करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं और हमारा कांस्टेंट फीडिंग कॉइल में जाता है। जितना फीडिंग बढ़िया जाएगा उतना कॉइल का परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा। अगर हमारा एसीयू सिस्टम है तो भी हम इसी को लगा सकते हैं। अगर हमको सीआईपीसी सिस्टम लगाना है तो यहाँ पे बैक प्रेशर लगा सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा पर्टिकुलरली आप एसीयू लगा रहे हो तो इसको रूम के बाहर लगाइए, अंदर कुछ मत लगाइए। जितना अंदर कुछ नहीं रहेगा उतने लीकेजेस या उसके परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम्स कम रहेंगे। आनंद जी अपना 5:30 से ऊपर हो गए हैं, फिर मेंबर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं तो थोड़ा। हाँ सर। तो ये टिपिकल है जो इंस्टॉलेशन के एक्चुअल फोटोज है। लो टेम्परेचर अगर है तो उसमें हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग के लिए ग्रेविटी फीड में या ओवरफीड सिस्टम में दोनों में हो सकता है। सेफ्टी वॉल्व बहुत जरूरी है। सेफ्टी वॉल्व जो आपके सिस्टम है उसमें हर चीज में होने चाहिए। ड्यूअल सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए जो एज पर BIS स्टैंडर्ड 14430 अभी कंपलसरी है। इसका मतलब होता है कि एक सेफ्टी वॉल्व कनेक्टेड रहता है और एक बाईपास रहता है। अगर एक सेफ्टी वॉल्व ऑपरेट हो गया, पॉपअप हो गया, तो स्टेम को आप यहाँ लाके दूसरे वाले को सर्किट में ले सकते हो और इसको सर्विस के लिए, कैलिब्रेशन के लिए निकाल सकते हो। सेफ्टी वॉल्व का फंक्शन जो होता है, जो सेट प्रेशर है, जैसे अगर हमने 300 PSI का लिया हुआ है तो +-10% में होना चाहिए। मतलब 300 PSI पे खुलना चाहिए, 330 के पहले पूरा खुलना चाहिए और 300 PSI तक 270 में ये पूरा बंद होना चाहिए। जितना कम
डिफरेंस में यहाँ ये ऑपरेट होगा उतना अमोनिया का वेस्टेज कम होगा। चौथी बात ये होती है कितना क्या हम लोग को जो है रखना चाहिए सेफ्टी वॉल का सेट प्रेशर क्या होना? मैं वही कह रहा था, सेफ्टी वॉल का सेट प्रेशर कितना होना चाहिए। अब देखिए हमारा नॉर्मल जो मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर है वो 15 kg होता है। पीएसआई में बात करेंगे अपने, क्योंकि काफी पीएसआई अगर हम देखेंगे 220, 225, 230 पीएसआई मैक्सिमम प्रेशर होता है। उससे ज्यादा प्रेशर अपने प्लांट में जाना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। फिर जो हमारा डिजाइन प्रेशर हम जो कहते हैं वो थियोरेटिकली 225 पीएसआई अगर हमारा है तो 225 पीएसआई के 1.5 टाइम्स, मतलब तकरीबन 340 पीएसआई हमारा डिजाइन प्रेशर होता है। तो हमारा सेफ्टी वॉल जो है डिजाइन प्रेशर के नीचे होना चाहिए। 340 पीएसआई अगर हमारा डिजाइन प्रेशर है तो 270 या 280 में अपना सेफ्टी वॉल होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन प्रेशर को पहुंचने से पहले सेफ्टी वॉल को पूरा खुलना चाहिए। 202 अगर हमारा नॉर्मल वर्किंग प्रेशर 220 पीएसआई है तो 250, 260 पीएसआई का अपना 270 पीएसआई का अपना सेफ्टी वॉल होना चाहिए। ओके। सेफ्टी वॉल में 2-3 चीजें है। सेफ्टी वॉल के नीचे कोई भी सेफ्टी वॉल के नीचे स्टॉप वॉल मत लगाइए। इसको ये रिसीवर पे इस तरह से मत लगाइए, ये स्टॉप वॉल्स ऐसे मत लगाइए, क्योंकि इसको बंद किया जाता है, इसको खोलते नहीं है। और कई जगह जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें एक बड़ी वजह है कि सेफ्टी वॉल के नीचे स्टॉप वॉल लगाया हुआ था, इसको बंद रखा था और सेफ्टी वॉल ऑपरेट ही नहीं हुआ। जब आप ये ड्यूअल मैनिफोल्ड लगा रहे हैं तो इसके नीचे स्टॉप वॉल लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, 2 अलग अलग रिसीवर के लिए एक सेफ्टी वॉल मत लगाइए। सेफ्टी वॉल हमेशा वेसल के ऊपर डायरेक्टली लगना चाहिए, दोनों में एक कॉमन नहीं होना चाहिए। एक मैंने यहाँ पे ड्राइंग आपको दिखाया है, फोटो लगाए हुए। देखिए सेफ्टी वॉल के जो आउटलेट है इसको कॉमन पाइप लेके छत के बाहर लेके गए हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो प्लांट की हाईएस्ट लेवल है उसके ऊपर 20 फुट इसको लेके जाइए, और जो भी आपके पाइप के कनेक्शंस है सारे सेफ्टी वॉल के कनेक्शन से कॉमन हेडर पे लेके इसको इतना ऊपर लेके जाइए, उसको हवा में छोड़ दीजिए। तो एक बार अमोनिया हवा में चला जाएगा, नियर बाय विंडो से ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर प्लांट के बाजू में कोई प्लांट दूसरी फैक्ट्री है या उसकी किसी रेसिडेंशियल है तो उसके ऊपर 20 फुट इसको लेके जाके इसको आप हवा में रिलीज कर दीजिए, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लांट में इसको खुला मत रखिए। इसको जैसे कई बार मैंने देखा है रिसीवर के ऊपर सेफ्टी वॉल लगा रहता है और इसका आउटलेट कहीं पे कनेक्टेड नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर यह सेफ्टी वॉल पॉपअप हो गया तो प्लांट अपने मशीन रूम में ही अमोनिया आएगा। ऑयल ड्रेन वॉल आता है मैनुअल लोडिंग, क्योंकि कई बार ऑयल निकलता नहीं है। आदमी जब ऑयल निकलने लगता है तो वो मैनुअल वॉल जब भी खुलता है वो फंस जाता है, तो अचानक से अमोनिया आ जाता है। तो इसलिए स्प्रिंग लोडेड वॉल आता है जिसको आप हाथ से दबाओगे तभी ये खुलेगा। हाथ खुल जाएगा तो ये वॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेवल गेजेस है, लेवल गेजेस में कांच वाला इस तरह से मत रखिए, खुला वाला। ये देखिए कांच यहाँ पे फूट गया है और यहाँ से अमोनिया लीक हो सकता है। एक अच्छा सा रिफ्लेक्स टाइप लेवल गेज लगाइए। एयर प्रेशर की धीरे से बात करूंगा क्योंकि एयर प्रेशर बहुत जरूरी चीज है। आपका जो अमोनिया प्लांट में प्रेशर होता है वो एयर का, अगर एयर रहेगा तो जो आपका एक्चुअल प्रेशर है वो एयर और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है। गैस लॉ से प्रेशर की, दोनों प्रेशर की एडिशन होती है। आपको कैसे पता चलेगा प्रेशर है? आपका जो रिसीवर है उसका प्रेशर देखिए, जो गेज पे दिखा रहा है। जो आपका लिक्विड है बॉटम में, वो लिक्विड का टेम्परेचर देखिए, उसका सैचुरेटेड प्रेशर देखिए। जो डिफरेंस है वो सारा एयर का प्रेशर है। ये सिंपल चीज है। एयर से क्या होता है, आपकी डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ती है, कंप्रेसर की वेयर एंड टेयर बढ़ती है, आपकी लोड बढ़ जाती है, पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। अगर आपके पास 0.5% अगर एयर है तो 0.8% पावर बढ़ता है। अगर हमारे पास 4% एयर है तो हमारी पावर है 6.5% बढ़ती है। ऑटोमेटिक पर्जिंग सिस्टम लगाइए, मैनुअल पर्जिंग के ऊपर भरोसा मत रखिए, क्योंकि ऑटोमेटिक पर्जिंग से ही अमोनिया निकलता है। ये क्या होता है देखिए, जो मैनुअल पर्जिंग है वो आदमी हफ्ते में 15 दिन में, 1 महीने में एक बार करता है। तो जब तक पर्जिंग नहीं करता है तब तक
आपकी एयर प्लांट में एक्यूमुलेट होती है। उसने पर्जिंग कर दी, हवा निकल गई, फिर धीरे 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 वापस बढ़ जाती है, फिर वो मैन्युअली करता रहता है। ऑटोमेटिक पर्जिंग सिस्टम आपकी एयर जो है कंटिन्यूअसली निकालता रहता है। तो ये ऑटोमेटिक पर्जिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। कई कोल्ड स्टोरेजेस में मैंने इसके अच्छे रिजल्ट देखे हैं, ये जरूर लगाना चाहिए आपको। टिपिकल कोल्ड स्टोरेज अगर -10 पे चल रहा है, 5,000 मीट्रिक टन का है, तो इसमें आप देखेंगे 1 साल में 5 लाख रुपया की नेट सेविंग है, अगर 6 रुपया से आपकी पावर आ रही है। अगर यही मेरा फ्रीजिंग प्लांट है तो उसकी तकरीबन 6,84,000 रुपीज की नेट सेविंग है। तो ये स्ट्रेट वे पैसा बचाना है। ऑटोमेशन का मतलब एक एक इंडिविजुअल चीज करनी है, एक एक इंडिविजुअल चीज को मेंटेन करना है। जितना हम लगाएंगे, बढ़िया करेंगे, उतना हमको सेविंग मिलेगा। ये देखिए प्लांट में 16 kg था, पर्जिंग करने के बाद 12 kg आ गया, तो ये नेट सेविंग उतना हो गया। हर टाइप के कंडेंसर से एयर निकाली जाती है, रिसीवर से एयर निकाली जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे, आप ये पीएचई कंडेंसर के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, इवापोरेटिव कंडेंसर में यहाँ पे पर्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। अपना नेचुरल ड्राफ्ट या जो एटमॉस्फेरिक कंडेंसर है उसमें यहाँ पे ये पर्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। तो ये पर्जिंग पॉइंट जितना सही लगाएंगे उतना पर्जर का परफॉर्मेंस मिलेगा। सिस्टम ड्राइंग्स है पर्जर लगाने की। ये मैंने सारा वो प्रेजेंटेशन अरविंद जी आपके पास दिया हुआ है, तो आप सबके साथ बाद में शेयर भी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन जो है ये ऑलरेडी हमने चैट बॉक्स में देखेंगे तो अपलोड किया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो सब डाउनलोड कर सकते हैं इंडिविजुअली। दूसरी चीज होती है अमोनिया में पानी। जैसे मैंने कहा हमारा प्योर अमोनिया होना चाहिए 99.95%, लेकिन हमारे पास प्योर अमोनिया आता नहीं है, अलग अलग तरीके से पानी आ जाता है। और अमोनिया और पानी दोनों बढ़िया से दोनों की एफिनिटी बहुत अच्छी है, दोनों जल्दी मिक्स हो जाते हैं और अनहाइड्रस अमोनिया से हाइड्रस अमोनिया बन जाता है। और जैसे अमोनिया में पानी आ जाता है, अपना परफॉर्मेंस जो है पूरा चेंज हो जाता है। टिपिकल देखिए, हमारा अगर 2 kg सक्शन प्रेशर है, उसमें हमारे पास पानी नहीं है, 0% डाइल्यूशन है, तो हमारा टेम्परेचर -9 आना चाहिए। लेकिन अगर 10% पानी है तो हमारा टेम्परेचर -7 आएगा। 30% पानी अमोनिया में तो 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर -9 चाहिए तो मुझे 30% डाइल्यूशन में मुझे उतना सक्शन प्रेशर कम करना पड़ेगा, -2.2 से यहाँ जाने के लिए। जितना मेरा सक्शन प्रेशर कम करना पड़ेगा उतनी मेरी कंप्रेसर की एफिशिएंसी कैपेसिटी कम होगी और मेरा जो ये है पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, या मुझे एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ेगा। पानी आता कहाँ से? अलग अलग तरीके से आता है। एक तो अमोनिया में बनता है, और जो हमारा कई बार प्लांट को साफ करते हैं, इंस्टॉलेशन के टाइम में वो प्रेशर को हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं, वहां से निकालते नहीं है पानी। ये सारी चीज अलग अलग तरीके। जब एयर अंदर आता है तो एयर में जो मॉइस्चर है वो अंदर बन जाता है, एयर प्रेशर तो फंक्शन करेगा, लेकिन अपना जो पानी है वही रहेगा। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ऑयल खराब हो जाता है। ऑयल खराब होने से कंप्रेसर के बेरिंग्स खराब हो जाते हैं, कंप्रेसर के फिल्टर्स खराब हो जाते हैं, कंप्रेसर की वेयर एंड टेयर खराब हो जाती है। सक्शन प्रेशर कम करता है, लाइन में स्लजेस फॉर्म हो जाती है, लाइन में कचरा बन जाता है। तो पंप्स में प्रेशर, अपनी जो लिक्विड लाइन से उसमें प्रेशर, सक्शन लाइन में प्रेशर ड्रॉप होते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये देखिए टिपिकल कंप्रेसर्स डैमेज हुए हैं जो पानी की वजह से है। ये अलग अलग मैन्युफैक्चर से लिए हुए फोटो है, इसमें आप देखिए बेरिंग्स डैमेज हो गए पानी की वजह से, स्क्रू डैमेज हो गया है, ये पिस्टन डैमेज हो गया है। ऑयल में देखिए पानी है, फिल्टर सारे क्लॉक हो गए। ये पानी होता है, ये हमें पता नहीं चलता है हमारे प्लांट में पानी है, लेकिन ये हो जाता है। बेरिंग हमारे जो है खराब हो जाते हैं, बेरिंग की लाइफ कम हो जाती है पानी से। पानी होता कहाँ है? लो साइड में पानी होता है। एयर होता है वो हाई साइड में होता है कंडेंसर में, जो पानी होता है लो साइड में होता है, पंप सिस्टम में होता है, और ग्रेविटी फीड सिस्टम में, इवेपोरेटर्स में होता है। क्या होता है कि पानी जो है उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, वो पानी अमोनिया में मिक्स हो जाता है। जब अमोनिया इवेपोरेट होगा तो पानी, हवा, अमोनिया तो गैस बन जाता है उसी प्रेशर के ऊपर, लेकिन पानी का प्रेशर कम होने से पानी वैसे ही रहता है। जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया का प्रेशर 3.6 है और ये 0.007 है।
पानी को हम लोग क्या हमको पता चल सकता है हमारे प्लांट में पानी है नहीं है, जरूर पता चल सकता है। आप एक अमोनिया सैंपलर लीजिए, सैंपलर को कनेक्ट कीजिए आपके लो साइड में, उसमें से यहाँ से सैंपलर में 100 ml का मेजर क्वांटिटी लिक्विड लीजिए, इसको प्लांट में कोल्ड एयर में रख दीजिए, रूम प्लांट टेम्परेचर में, सन को एक्सपोज मत कीजिए। धीरे धीरे इसमें से जो अमोनिया है वो इवापोरेट हो जाएगा, नीचे जो रह जाएगा वो सारा पानी होगा। अमोनिया ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं, इसको अमोनिया प्यूरिफायर, अमोनिया डिहाइड्रेटर कहते हैं, या कंटिन्यूसली अमोनिया से पानी से अमोनिया निकाल सकता है। पानी से क्या होता है, देखिए अगर 2 स्टेज सिस्टम है हमारा, -40 का बूस्टर कंप्रेसर है, तो अगर हमारे पास पानी है प्लांट में तो -40 की जगह ये -42 में चलेगा, तो हमें जो है 2,80,000 रुपया का कॉस्ट आएगा एक साल में। अगर 2 स्टेज कंप्रेसर है हमारा और ये -40 की जगह -42 चलेगा, तो हमको 3,60,000 रुपया पानी से जाएगा। देखिए सक्शन प्रेशर -40 से -42 चलने लगा, क्योंकि हमें वो -40 मिल नहीं रहा था, तो हमें सक्शन लोअर करना पड़ा, वो -35 रूम टेम्परेचर लाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, जो सबसे बड़ी चीज है, जो ऑटोमेशन का मेजर काम करती है। लेकिन जो भी मैंने अभी प्रोडक्ट आपको जिस चीजों के बारे में बताया, उसको हम कहते हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, मतलब जो एक्चुअल प्लांट में लगे हुए चीज है, वो सोलेनॉइड वाल्व हो, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व हो, जब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी, ये से सही नहीं होंगे, तब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन में सेफ्टी के लिए अमोनिया डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे भी आपने कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, प्रेशर वेसल्स लगे हुए हैं, या वॉल स्टेशंस लगे हुए हैं, उसके ऊपर अपने सेंसर्स लगने चाहिए, और अपने को प्लांट रूम में जहाँ ऑपरेटर बैठा हुआ है वहां पे अलार्म आना चाहिए, इंडिकेशन आना चाहिए। ये आप देखिए अलग अलग प्लांट में सेंसर्स लगे हुए हैं ऊपर। Anand ji, now we will have to stop. We have already overshot by 30 minutes. Okay, sir. We'll stop. It's already 5:50. We can stop, no problem. Or if you give me 5 minutes, I'll finish it up. Please take 5 minutes. So, ये सारे सिस्टम से जब ऑटोमेशन आता है, रूम के टेम्परेचर, कंप्रेसर के प्रेशर्स, अगर ह्यूमिडिटी है तो हमको देखनी है। जैसे सर ने कहा था कि हमें सस्ते वाला चाहिए, कम पैसा चाहिए, हम अलग अलग अपने बजट के हिसाब से ऑटोमेशन कर सकते हैं। रूम में टेम्परेचर इंडिकेशन ले सकते हैं, मोबाइल इंडिकेशन, डेटॉल अगर लगा के मोबाइल पे इंडिकेशन ले सकते हैं, मोबाइल से अपने प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं, या हम लोग एक ये सिस्टम है जो आपको पूरा है, या हम लोग थोड़ा एडवांस करना है तो हम लोग एक हर रूम का एक कंट्रोल सिस्टम लगा के इसको लैन केबल से एक सेंट्रल सिस्टम में लगा के कंप्यूटर में इसको सारा देख सकते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमें कितना ऑटोमेशन, हम इसको कहते हैं फुल्ली ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन, पार्शियल ऑटोमेशन, सारी चीजें पॉसिबल है। जो कंप्रेसर का अगर ऑटोमेशन है तो खाली कंप्रेसर का ऑटोमेशन हम कर सकते हैं, डिपेंड इंडिविजुअल कंप्रेसर को हम लोग ऑटोमेटिक चालू बंद करेंगे, खाली आपको ऑपरेटर को डिसाइड करना पड़ेगा कौन से कंप्रेसर को ऑन करना है, ऑफ करना है। वो बटन दबाएगा, वो कंप्रेसर चालू होगा, वो चलेगा, अगर उसका प्रेशर आ गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये आप इसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें इंडिविजुअल कंप्रेसर के लिए, इंडिविजुअल रूम के लिए कंट्रोल सिस्टम होते हैं, और ये इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, इंडिविजुअली कंट्रोल करता है। ये भी फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसको आपका प्लांट पूरा ऑटोमेटिक हो सकता है। जैसे मैं स्पेसिफिकली ये पैनल के बारे में बताना चाहूंगा, ये मैंने कतार में लगवाया था, इसमें 4 पिस्टन कंप्रेसर्स थे, और ये प्लांट, ये इंडिविजुअल कंप्रेसर कंट्रोल सिस्टम है, इसको इंडिविजुअली सेटिंग किया हुआ है। एक एक कंप्रेसर सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कौन से कंप्रेसर चालू करने हैं, इससे पूरा प्लांट ऑटोमेटिकली चलता है। हम आगे जा सकते हैं बढ़िया से, इसको पूरा कंप्यूटर पे ले सकते हैं, इसके हम लोग फिर परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, उसको ग्राफिकली देख सकते हैं, पूरा प्लांट ऑटोमेटिक पीएलसी लगा के कर सकते हैं। पूरे प्लांट का जो फंक्शनिंग है वो हम एक जगह पे देख सकते हैं। अब इसमें देखिए अलग अलग रूम के टेम्परेचर्स है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं कौन से सोलेनॉइड वाल्व ऑन है, हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। कंप्रेसर में कंप्रेसर्स की कौन से कंप्रेसर ऑन है, ऑफ है, कौन सा प्लांट, ये आपका एलपी वेसल कितना फ्लडेड है, उसमें लिक्विड कितना है, ये सारा कर सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी वी वांट टू स्पेंड एंड हाउ मच ऑटोमेशन वी वांट टू डू।
So everything is we can do and everything is possible to do. ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये अभी प्रेजेंटेशन आपके पास अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके जरूर देखिए। केबल्स को एक चीज है, इसको ऐसे मत कीजिए, जंक्शन बॉक्स लगा के लीजिए। केबल को कनेक्ट करते समय हमेशा उसको लग्स लगाइए। खुली केबल्स मत यूज कीजिए, खुले इंस्ट्रूमेंट्स मत रखिए। कोई भी सेंसर हो उसको, उसके सेंसर की जो केबल है उसके ऊपर हैंग मत कीजिए। आप सबसे एक ही लास्ट पॉइंट है सर, कैलिब्रेशन। आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, गेजेस लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, सबको हर साल आपको कैलिब्रेट करना चाहिए। आप ये देखिए, ये प्रेशर गेज है जो एक्चुअल आपको प्रेशर दिखा रहा है, जो कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा प्रेशर गेज आपके प्लांट में रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसको हर 6 महीने में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को 1 साल में, कुछ 6 महीने में जरूर कैलिब्रेट करवाइए, चेक करवाइए, इसको वर्किंग में लेके आइए। इसको, ये सारी चीजें हैं जो आपको बताती है आपके प्लांट की मॉनिटरिंग क्या, हेल्थ क्या है। इस हिसाब से आपके ये बनेंगे। थैंक यू सर। Thank you, Anand ji. Pretty long and detailed presentation. I think some of the members might have fallen asleep. Nonetheless, thank you. So, मेरा रिक्वेस्ट है मेंबर से कि जिसका जो भी सवाल है वो प्लीज पूछें या चैट बॉक्स में टाइप करें। और ये प्रेजेंटेशन जो है हमने सबके चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दी है। अपने अपने कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाके डायरेक्टली। आप अपने कंप्यूटर पे अगर चैट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फाइल मिलेगी PDF की, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें इसका पूरा प्रेजेंटेशन है। और ये प्रेजेंटेशन उसके बाद हम टेलीग्राम ऐप पे भी डाउनलोड कर देंगे, वहाँ से भी मेंबर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ ऑटोमेशन लग सकती है और जहाँ जहाँ प्लांट डिज़ाइन ठीक हो सकता है वो हमने पूरे सारे डायग्राम्स इसमें डाल दिए हैं। इससे पहले भी जो 2 वेबिनार्स हुए थे उनके भी सारी प्लांट डायग्राम्स और प्रेजेंटेशन टेलीग्राम ऐप पे अवेलेबल है। हम मेंबर्स की सुविधा के लिए उस पर दोबारा एक बार फिर डाल देंगे। और द हाउस इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशीष गुरु जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 2 शब्द कहने के लिए। आशीष जी। राजेश जी, आशीष जी अवेलेबल है? राजेश जी या आशीष जी, दोनों में से कोई अवेलेबल है? राजेश जी भी नहीं है, आशीष जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। आशीष जी का वो चल नहीं रहा है। अजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। जोशी सर, सोलेनॉइड वॉल का कॉस्ट क्या है विद लिक्विड लेवल इंडिकेटर? सर वो अपने इवेपोरेटर के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। टिपिकली अपना जो एक सेट आप कहेंगे तो 25,000 रुपया के आसपास हो जाता है। इसमें सर लिक्विड लेवल इंडिकेटर प्लस सोलेनॉइड वॉल दोनों आ जाएगा? यस सर, यस सर। सर जब हम एक चेंबर में एसीयूज लगाते, 3 एसीयू में कॉमन लिक्विड लाइन जाता है। हाँ सर। फॉर अ 1500 टन चेंबर, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ सर, फॉर अ 1500 टन चेंबर 3 एसीयूज लगे हुए हैं, कॉमन लिक्विड लाइन 1.25 इंच का डाला हुआ है। तो क्या एक 1.25 इंच लाइन पे ही हम सोलेनॉइड वॉल और लिक्विड लेवल इंडिकेटर हमारा काम कर जाएगा, या हर एसीयू पे हमको सोलेनॉइड वॉल विथ लिक्विड लेवल इंडिकेटर लगा के काम करना पड़ेगा? ये सर डिपेंड होगा कि हमारे जो एसीयूज है उसमें दोनों में डिस्टेंस कितना है तीनों में। जैसे मैंने एक फोटो आपको दिखाया था कि इसमें अगर डिस्टेंस कम है तो हम एक एक्यूमुलेटर में कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि देखिए बेसिकली सोलेनॉइड वॉल के बाद में हमारा एक्सपेंशन वॉल होता है, लिक्विड हम लोग उसको एक्सपांड कर देते हैं। तो अगर हमने एक ही एक्सपेंशन वॉल लगा दिया तो तीनों कॉइल का अगर प्रेशर ड्रॉप डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कॉइल ज्यादा भरी रहेगी, एक कॉइल में कम लिक्विड जाएगा। उसका सर हमारे आई विल इंटरप्ट सर, आई विल इंटरप्ट। मेरे एक्सपेंशन वॉल तो तीनों यूनिट के अलग अलग लगेंगे सर? तीनों यूनिट में अलग अलग एक्सपेंशन वॉल लगे हुए हैं और आपका एक्यूमुलेटर एक ही लगा हुआ है? नहीं सर,
एक्यूमुलेटर तीनों में लगे हैं सर। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, एक्यूमुलेटर का जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन ये है कि उसको लिक्विड सेपरेट करना है। जितना कॉइल में लिक्विड बढ़िया जाएगा उतना अपना कॉइल का परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। अब तीनों एक्यूमुलेटर को हम पैरेलल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं सर, व्हाट आई एम सेइंग, मेरे पुराने सिस्टम में 3 एसीयूज में तीनों में एक्यूमुलेटर लगा है, तीनों में एक्सपेंशन वॉल लगे हैं। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि लिक्विड लाइन पे, उस लिक्विड लाइन पे मैं एक्यूमुलेटर लगा लेता हूं विद सोलेनॉइड वॉल एंड लिक्विड लेवल इंडिकेटर से, और फिर तीनों को क्या मैं एक्सपेंशन वॉल सेट करके एक ही सोलेनॉइड वॉल से काम कर लूंगा क्या मैं? सर वो तीनों एक्यूमुलेटर में मेरे हिसाब से तीनों अलग लगने चाहिए, क्योंकि आपका अगर 1250 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है तो तीन यूनिट्स अलग अलग दूरी पे होंगे। और एक एक्यूमुलेटर मतलब तीनों बेसिकली लेवल सेंसिंग हमको करना है सर, हर एक्यूमुलेटर, हर एसीयू का। तो तीनों एक्यूमुलेटर कॉमन नहीं हो पाएंगे। तीनों एक्यूमुलेटर, क्योंकि जो फ्लोट जो लगना है मुझे वो तो मुझे इंडिविजुअल एक्यूमुलेटर पे उसी का लेवल सेंस करके करना है, क्योंकि इंडिविजुअल कॉइल को हमको फ्लडेड रखना है। ठीक है, टू यू मीन टू से कि हर एक पे लगा लेंगे इट विल बी बेटर ऑफ? बेटर, डेफिनेटली सर। इफ मैं वो कर लेता हूं तो देन स्टिल डू आई नीड अ एलपीआर सिस्टम? नो, नहीं ना, नहीं ना। हाँ, वही मेरे दिमाग में वही था कि व्हाई टू गो फॉर एलपीआर इफ सोलेनॉइड वॉल लगा के अपन अपना ये फ्लोट वॉल, सोलेनॉइड वॉल और लिक्विड लेवल इंडिकेटर हर एक्यूमुलेटर पे लगाते, तो देन नो नीड ऑफ गिविंग एन एलपीआर टू दिस। नो नीड टू मूव टू एलपीआर, है ना? आप उसको यस सर, यस सर। आनंद जी, एक चीज और मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा अजित जी। आनंद जी, मैं आपसे इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर तीनों एसीयूज अगर एक ही लेवल पे हैं और अगर उसको इक्वलाइजिंग लाइन से अगर कनेक्ट करके, क्या हम कर सकते हैं एक ही लिक्विड लेवल कंट्रोलर से कनेक्ट? सर इक्वलाइज जो नॉर्मली जो इक्वलाइज लाइन करते हैं वो लिक्विड फीड लाइन इक्वलाइज होता है। रिटर्न लाइन को आप इक्वलाइज नहीं कर पाओगे, रिटर्न तो नहीं होगी। तो एक्यूमुलेटर लिक्विड कहाँ से आने वाला है? रिटर्न लाइन से आने वाला है। हमें एक्यूमुलेटर हमें कॉइल को फ्लडेड रखना है। जो लिक्विड है जो कॉइल में जाए, एक्स्ट्रा लिक्विड जो एक्यूमुलेटर में रहेगा उसी को सेंस करना है। मतलब क्या है, हम कॉइल में 20% लिक्विड रख के कॉइल अपना इवेपोरेटर को फ्लडेड रख के, एसीयू को फ्लडेड रख के उसमें से ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। अब मैं अगर तीनों का एक एक्यूमुलेटर, अगर हम एक्यूमुलेटर अलग है तो एक्यूमुलेटर के लेवल सेम नहीं होंगे सर हर यूनिट के। इक्वलाइज मतलब सिर्फ अपनी लिक्विड फीड लाइन इक्वलाइज होती है। कॉइल और कॉइल बनाने वाला एक होगा, एक ही जगह पे एक ही कैपेसिटी की कॉइल बनी होगी, फिर भी हर एक का प्रेशर ड्रॉप अलग अलग होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ अमोनिया की जो लिक्विड फीड टू सक्शन लाइन है उसका प्रेशर ड्रॉप अलग होता है। बहुत कम डिफरेंस रहेगा लेकिन डिफरेंस रहेगा, तो वो प्रेशर ड्रॉप हम कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएंगे। और अरविंद सर, इनका ये कहना है कि डिस्टेंस दो एसीयूज में यदि 10 मीटर से ज्यादा है then it is going to create trouble. हाँ सर, वो अपने को समझना पड़ेगा सर से एक बार। That is true. जी, कि बीच में लगाते क्या करते एक बार करके। बट वेरी नाइस सर, जोशी सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सर। और इसमें एक बहुत आराम है कि एक एक कमरे को हम जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है एलपीआर में जो है प्रॉब्लम रहती है कि आपको जो है एक बार में बहुत काफी लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके थ्रू हम कर सर। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सर, सोलेनॉइड और फ्लोट वॉल लगा लिया, आपका वो सिस्टम खराब हुआ, आपका एक्सपेंशन वॉल से फिर भी काम चलता रहेगा आपका। एक्सपेंशन वॉल सिस्टम चलता रहेगा, सोलेनॉइड वॉल आपका काम करता रहेगा। आपका जो प्लांट है, मतलब आपके एक एक रूम को आप काम करोगे, आपका लिक्विड लाइन जो एलपीआर जब लगाते हो तो हमको लिक्विड और सेक्शन लाइन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड लाइन सेक्शन लिक्विड को भी इंसुलेट करना पड़ता है, लाइन से खड़ा हो जाता है। तो आनंद जी, हमारे पास चैट पे एक सवाल है। हाँ सर, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। Which is very first step to go for if we wish to go for automation? How should we plan for it to happen over a span of 2-3 years for a bunker coil system? तो bunker coil system के लिए वो जानना चाहते हैं कि अगर वो 2 से 3 साल के बीच में अपना पूरा रूम ऑटोमेट करना चाहते हैं कोल्ड स्टोरेज, तो कैसे हो सकता है। और दूसरी सवाल जो हमारे पास आया है
कि एक 5000 टन के कोल्ड स्टोर को फुली ऑटोमेट करने में कितने फेजेस में हम कर सकते हैं और कितना खर्चा आएगा और क्या टेंटेटिव सेविंग आएगी रिपेयर, मेंटेनेंस और ऑपरेशन में? Excuse me, can we operate the ice plant and cold storage at the same time? हाँ आनंद जी, एक और सवाल है कि क्या हम आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज अगर हमारा एक ही मशीनरी से चल रहा है तो उसका कंबाइंड ऑटोमेशन हो सकता है? ठीक है सर, मैं एक करके सवाल लेता हूँ। पहले जो था, जो बंकर कॉइल है, तो बंकर कॉइल का जो तो बंकर कॉइल जो है, अगर वो अपना मैं अज्यूम करता हूँ कि वो ग्रेविटी फीड सिस्टम में है, उसमें पंप नहीं लगा हुआ है, तो उसमें आप 2 या 3 फेज में उसको पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं। फर्स्ट फेज अपना रहेगा, उसमें लेवल कंट्रोल सिस्टम और टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाइए। फेज 2 में उसको पर्जिंग सिस्टम और कंप्रेसर को ऑटोमेशन कर दीजिए। ये दो फेज करने के बाद में आप डिसाइड कीजिए आपको कितना परफॉर्मेंस बेनिफिट मिल रहा है, और इसके आगे फिर इसको चेंज करना है तो कहते हैं, लेकिन ये 2 फेज में हो जाएगा। और टिपिकली जो मैंने देखा है कि जो हमारे बंकर कॉइल के सिस्टम रहते हैं, अगर 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज होता है, 4 चेम्बर है, उसमें 3 कॉइल रहती है, तो ये अगर हम लोग 3 कॉइल में उसको ग्रेविटी फीड सिस्टम में ऑटोमेट कर रहे हैं तो सब मिला के मेरे हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए में उसका पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कि ये 10 से 12 लाख रुपए हम कितने फेज में लगा सकते हैं? दो फेज में। 2 फेज में। 2 फेज में हो सकता है इसको। दूसरा जो सर का सवाल था, और तीसरा पार्ट इसका ये था कि एक बार ऑटोमेशन हो जाएगा तो हमें साल का कितना पैसा या रिपेयर में बचेगा, कितना ऑपरेशन में, कितना मेंटेनेंस में और कितना मैन पावर में और कितना बिजली में? वो मैं ये कहूंगा, आप ये 10 से 12 लाख रुपया जो आप लगाओगे, ये आपका उसका पे बैक पीरियड 2 साल से कम हो जाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो प्लान टू प्लान किस ऐसे मैन्युअली सिस्टम चलता है उसके ऊपर होता है। यही 10-12 लाख रुपया का पे बैक पीरियड 6 महीने भी आया हुआ है, क्योंकि प्लान की उतनी मतलब उतना बढ़िया तरह से चलाया नहीं जाता था। अगर आपका प्लान बहुत बढ़िया आदमी चला रहा है, फिर भी 2 साल के अंदर आपका पूरा पे बैक आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है कि जैसे कई जगह आपने दिखाया है कि आइटम्स तो पूरी लगी हुई हैं, लेकिन उनके लगाने की जो हाइट है वो गलत है कई जगह। हाँ। कई जगह आपने बताया कि जैसे एक जगह लास्ट स्लाइड में आपने बताया था कि सोलोनॉइड वॉल की लोकेशन जो है वो गलत लगी हुई थी, उसको अगर हम ऊपर लगाते तो सही लोकेशन पे था। तो हम आपसे जैसे ये सामान आ जाए ऑटोमेशन के लिए, उसके बाद हमारे कोल्ड स्टोरेज मेंबर को ये कैसे पता चलेगा कि ये सही जगह लगा कि नहीं लगा? सर मैं पहले सर का जो एक सवाल था जो आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज के बारे में, हाँ पहले वो भी ले सकते हैं। वो लेता हूँ। आइस प्लांट नॉर्मली होता है -15 -16 डिग्री टेम्परेचर पे चलता है, और जो अपना कोल्ड स्टोरेज है वो -4 या -5 पे चलता है। अगर हमको थ्योरेटिकली यस, हम लोग उस दोनों को इकट्ठा करके चला सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज को हम लोग बैक प्रेशर वॉल लगा देंगे और आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज एक ही कंप्रेसर पे चलेगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे आइस प्लांट की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है रिक्वायर्ड और कोल्ड स्टोरेज की कितनी है। अगर मेरा कोल्ड स्टोरेज 2000 मीट्रिक टन का है और मेरा आइस प्लांट 10 टन पर डे का है, तो मैं -15 पे पूरा प्लांट चला के मेरा कोल्ड स्टोरेज जो है उसको मैं -2 पे चलाऊंगा तो पावर वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा। ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन मेरा खाली आइस प्लांट है और उसी के साथ में मेरा आइस कोल्ड स्टोरेज है। जो मेरा आइस प्लांट -10 पे चल रहा है और मेरा आइस कोल्ड स्टोरेज है जिसका रूम टेम्परेचर में 0 डिग्री और -5 इवेपोरेटिंग मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे आइस प्लांट की कैपेसिटी 20 टन पर डे है, तो मेरा आइस का कोल्ड स्टोरेज बहुत छोटा कैपेसिटी का होता है, 2 टन 3 टन का। उसको मैं अगर उसी कंप्रेसर पे चला रहा हूँ तो मैं एक बैक प्रेशर वॉल लगा के चलाऊं, सही है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ -15 पे प्लांट चला के उसको +2 मेंटेन करना, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ पावर। तो श्याम जी, मेरे ख्याल से आपको सवाल का जवाब मिल गया। आप और कुछ पूछना चाहेंगे? बैक प्रेशर वाल्व कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग? बैक प्रेशर वाल्व सर आपका जो हाई टेम्परेचर का जो इवेपोरेटर है, अगर कोल्ड स्टोरेज हमारा 2 डिग्री का है और हमारा आइस प्लांट -15 का है, तो कोल्ड स्टोरेज का जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है उस हिसाब से सिलेक्ट होगा। थैंक यू। मुकेश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एक बार? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि
हमने जैसे कुछ मेंबर्स ने पूछा कि आपने दिखाया कि सोलोनॉइड ऊपर की बजाय नीचे लगना चाहिए था, फ्लोट वॉल इधर नहीं उधर लगना चाहिए था, तो ये जो इक्विपमेंट तो सारा अभी भी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज में लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो लगाने की लोकेशन है कि किस हाइट से कैलकुलेट होके फ्लोट वॉल कितना बड़ा लगना चाहिए, बीच में जो आपने एक्यूमुलेटर बना रखा है, जैसे आपने बताया 4 इंची के पाइप में ही बना रखा है, तो 4 इंची के पाइप की बजाय 6 इंची में बनना है या शीट फोल्ड करके 1 फुट में बनना है, तो ये सब कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे पता चलेगा हमारे मेंबर्स को कि क्या सही है क्या गलत है? सर ये जो भी आदमी आपके प्लांट का डिजाइन कर रहा है, सिस्टम डिजाइन कर रहा है, ये उसने डिजाइन करना चाहिए कि ये डिजाइन का उसका कंसेप्ट आ गया, ये उसमें होना चाहिए। दूसरा जो आनंद जी आप समझो ना कि अभी भी तो किसी ने डिजाइन करा ही है ना, हमारे कोल्ड स्टोर के मेंबर ने खुद तो लगाया नहीं है। नहीं तो वही कर रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी। दूसरा ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चर है, जैसे अगर मेरी कंपनी है तो मेरे प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉलेशन के ड्राइंग्स रहते हैं, रिकमेंडेड ड्राइंग सबके वहां पे प्रोडक्ट के अंदर रहते हैं, आपको देखनी चाहिए। आप जब भी उसका बॉक्स खोलेंगे अंदर आपको इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड ड्राइंग्स मिल जाएंगे, आपको देखना चाहिए वो इस तरह से लगे हुए नहीं लगे हुए। और ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से जो जिससे आप काम करवा रहे हो, मतलब मैं सर अगर टाइम है तो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सर। एक दिल्ली के पास कोल्ड स्टोरेज था, जहाँ पे मुझे अचानक से फोन आ गया उनका कि हमारे प्लांट में प्रॉब्लम है और आप कुछ भी करके आ जाइए। मैं चला गया, उनको मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये मेरे प्लांट में बहुत प्रॉब्लम है, मेरी मशीन में टेम्परेचर नहीं आता है। और मैं जाके जब एक नया कोल्ड स्टोरेज बनाया था, जब सैब्रो कंपनी ने तब बनवाया था उधर एप्पल का कोल्ड स्टोरेज वही सोनीपत में, तो उन्होंने कहा उनका तो बढ़िया चलता है, उनका कंप्रेसर का 12 घंटे चलता है, मेरा तो 22 घंटे चलता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने काम किया था उनके साथ मैं देखने गया, देखा तो अंदर के सारे लेवल कंट्रोल्स गलत लगे हुए थे। और दूसरा था कि उनके कंप्रेसर के जो ऑयल सेपरेटर थे उसमें ऑयल काफी प्लांट में जा रहा था। 2 दिन तो हमको ऑयल निकालने में लग गए, फिर वो फ्लोट की जो इंस्टॉलेशन गलत थी उसको हमने सही कर दिया। तो 2 दिन के बाद देखा जो प्लांट पहले 22 घंटे चलता था 13 से 14 घंटे चलने लगा। तो ये जिम्मेदारी जिस आदमी ने, अब इनको तो 2 साल से ये प्लांट चला रहे थे, इनको मालूम ही नहीं था कि अपना प्लांट गलत चल रहा है। ये तो किसी और का प्लांट देखने के बाद उनको पता चला कि ऐसे भी होता है। तो ये थोड़ा जिससे आपने काम करवाया है उसमें जो आपके पास वो सिस्टम लगवा रहा है, या आपको देखना चाहिए कि वो सारा चल रहा है नहीं चल रहा है। मैंने एक प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैंने देखा है कोल्ड स्टोरेज ओनर्स जो पैसा देके सारी चीज खरीदते हैं, वो देखते नहीं है कि ये सारी चीज मेरी चल रही नहीं चल रही है। ये आपको देखना चाहिए कि जो मैंने चीज खरीदी है वो मेरी चीज चल रही है, लगी हुई है मेरे प्लांट में। एक चीज बताइए आनंद जी कि बड़े थंब रूल से कि एक ऑटोमेटेड प्लांट में 1000 टन के लिए पूरे साल में कितने यूनिट्स लगने चाहिए बिजली के लिए, और एक नॉन ऑटोमेटेड प्लांट में कितने हजार टन पे कितने यूनिट लगने चाहिए? या तो 5000 टन पे बता दीजिए या 1000 टन पे बता दीजिए। सर मैं यूनिट्स तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यूनिट अलग अलग कंप्रेसर ब्रांड की अलग अलग चीजें हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है ऑटोमेटेड प्लांट, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट चल रहा है तो आपकी जो मैनुअल चल रही प्लांट है उसमें से 12 से 20-30% तक एनर्जी सेविंग का डिफरेंस आ जाता है। वो पूरा, क्योंकि वो मैनुअल प्लांट जो है, इसका मतलब हो गया कि जो ऑपरेटर उसको चला रहा है उसके वो एफिशिएंटली चला, कितना एफिशिएंटली चल रहा है उसके ऊपर उसकी रहती है। 12 से 30% की एक्सपीरियंस मेरी एक्सपीरियंस है यहाँ पे ये एनर्जी सेविंग हो जाता है। नहीं देखिए कि आज हमारे को अपने मेंबर्स को एक बेंचमार्क देना है, और बेंचमार्क ये देना है कि उनके पास अगर कोई चीज है मेजरमेंट की तो वो है उनका बिजली का बिल। राइट। तो हमें उनको बिजली के बिल से बेंचमार्क देना है कि भाई आपका अगर 5000 टन में इतना बिजली का बिल आता है एक साल में, जो कि वैल्यू में नहीं हम यूनिट्स में देंगे कि KWH या KVA कोई भी हम यूनिट देते हैं कि इतने यूनिट्स अगर आपके 5000 टन में लगते हैं तो आप मोर और लेस आपका प्लांट अच्छा प्लान्ड है और अच्छा ऑपरेट कर रहा है। अगर उससे ज्यादा का बिल आ रहा है तो आपका प्लांट या तो ऑपरेशन ठीक नहीं है या उसकी प्लानिंग ठीक नहीं है, दोनों में से काम होगा। तो मैं आज किसी भी प्लांट को बिना डिजाइन करे, बिना देखे, बिना किसी से मिले, मेरे पास कोई बेंचमार्क तो होना चाहिए मेरे मेंबर को कि उसको ये पता चले कि मैं एफिशिएंट हूं या नहीं हूं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप दूसरे के बिल से कंपेयर करिए, लेकिन थ्योरेटिकली ये कैलकुलेशन तो होती है। सर ये पूरा सिस्टम जो है वो 100% कर सकता है,
लेकिन वो एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन, ऑपरेशन वाइज उसका चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं सर, हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन बना देते हैं ना कि हमने 5000 टन प्लांट एक महीने में लोड करा और हर महीने इक्वली निकला हमारा। तो उसका सर एक केस स्टडी बना के हम उसको कर सकते हैं, डेफिनेटली एक बेंचमार्क बना सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आया एक मेंबर से, इन एन ऑटोमेटेड प्लांट विद बंकर सिस्टम डू वी रिक्वायर ऑपरेटर्स? See, operators, if you make a proper automation, operators are not required to operate the plant, but we need an operator to monitor the things that happening everything correctly. क्योंकि जैसे हमारा होता है ऑटोमेटिक कार होता है, लेकिन उसको स्टीयरिंग को सीधा रखने के लिए या क्रूज कंट्रोल भी अपने पास रहेगा, फिर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ड्राइवर की सीट से उठ के चले जाते हैं। हाँ, हम मॉनिटर तो करते रहते हैं। सेम चीज है ऑटोमेटेड प्लांट में भी, हमारा प्लांट ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, मॉनिटर करने के लिए ऑपरेटर चाहिए। Abhay ji, does that answer your question or do you have some other query? No, that answers my question. Thank you Abhay ji. तो अरविंद जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि we will close this session now because it's getting too late. तो एक ना, हाँ जी भैया, आपका क्वेश्चन था आइडियल कोल्ड स्टोर का कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को कितना यूनिट बिजली का आता है। हाँ जी, इसका सर बहुत सबको मैं सिंपल बता देता हूँ। इफ इट इज 6 to 6.5 यूनिट्स पर क्विंटल, आपका 5000 टन का कोल्ड स्टोर है, यदि आपके 3 से 3.25 लाख यूनिट्स पर ईयर आ रहे हैं, पर ईयर सर, इसमें आपका ऑफ सीजन भी आ गया, February to November normal working, January December off season. If you are between 6 to 6.5 units per quintal, that is 3 lakh to 3.25 lakh unit per year, you are very safe. Go ahead. There is no problem in your cold storage. मुकेश सर, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपका सक्शन प्रेशर और आपका डिस्चार्ज प्रेशर, ये दो चीजें आपकी अगर जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, जैसे मैं कह रहा था कि हमारा अगर 3 डिग्री का रूम टेम्परेचर है और -2 इवेपोरेटिंग के 42 psi और 185 psi अपना डिस्चार्ज प्रेशर चल रहा है, तो हमारा प्लांट बढ़िया चल रहा है। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन द प्लांट इफ वी आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट सक्शन प्रेशर एंड द रिक्वायर्ड डिस्चार्ज प्रेशर, फिर हमें कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा। अगर 42 psi पे आप प्लांट चला रहे हैं, -2 डिग्री सेल्सियस आपका रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर है, इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपका प्रोडक्ट कभी भी जो है फ्रीज नहीं करेगा। हाँ, करेक्ट है सर। ये भी एक बहुत बड़ा इसमें जो है प्लस पॉइंट है। अगर हम लोग जो नॉर्मली जो हमारे कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जहाँ पे 36 से 40 के बीच में प्लांट चलते हैं, वहाँ पे फ्रीजिंग की जो इंजरी होती है या जो शिकायत होती है, वो सब आपकी बच जाएगी। एक आया है ये सक्शन इज 25, सक्शन इज 25, दैट मींस आपका आप तो काफी लो सक्शन पे चला रहे हैं। सुधीर जी, जो आपने ये लिखा है 25 सक्शन और डिस्चार्ज 150, तो ये तो काफी ये किसी और प्रोडक्ट के लिए आप चला रहे हैं क्या प्लांट? नहीं, मैंने तो जस्ट एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था सक्शन तो ऑफ कोर्स लो है 25, लेकिन डिस्चार्ज के लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि द लोअर द डिस्चार्ज द बेटर इज द डिजाइन, तो इसलिए मैं ओपिनियन जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए ये है जरूर, आप जो लिख रहे हैं कि डिस्चार्ज 150 है तो बेटर रहता है, बट देन उसमें भी प्रॉब्लम एक जगह फिर उसके बाद आती है कि अगर आपका डिस्चार्ज टू सक्शन रेशियो जो है वो अगर कम हो जाएगा तो उसमें भी प्लांट में जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आनंद जी विल बी बेटर पर्सन टू टेल यू। सर बेसिकली डिस्चार्ज प्रेशर जो है, जो वही होता है जो अपना रिसीवर का प्रेशर होगा, कंडेंसर के आउटलेट में रिसीवर में लिक्विड आएगा। अगर आपका वो प्रेशर बहुत कम हो गया तो जो आपका एक्सपांशन वॉल है उसका सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको सेट किया हुआ है समझो नॉर्मल कंडीशन के लिए 180 psi के लिए, और अभी आप 140 psi पे ही चला रहे हो, तो एक्सपांशन वॉल का क्योंकि एक्सपांशन वॉल फिक्स डिवाइस है, प्रेशर डिफरेंस फिक्स है उसका, फिर उसका प्रेशर डिफरेंस आपका कम होगा, आपको टेम्परेचर सही नहीं मिलेगा। फिर आपको अगर आपका कंटिन्यूस लो सक्शन पे चल रहा है, लो डिस्चार्ज पे चल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपांशन वॉल का सेटिंग चेंज किया है नहीं किया, उसको सेट करना पड़ेगा आपको।
और दूसरा चीज और लो सक्शन, अगर लो सक्शन है तो वो गलत है। इतना 25 PSI आप अगर आलू पर्टिकुलरली हम बात करें आलू कोल्ड स्टोरेज के लिए, यहाँ पे रूम टेम्परेचर 3-4 डिग्री होना चाहिए, तो -25 PSI आप अगर कर रहे हो तो वो टोटली गलत है, वो सिस्टम में प्रॉब्लम है। आप दूसरा देखिए कि आपके यहाँ पे लिक्विड आ रहा है क्या कंप्रेसर के ऊपर, पॉसिबली होगा कि आपके यहाँ पे लिक्विड भी आ रहा है। 25 PSI तो आइस प्लांट के लिए भी नहीं, आप तो आइस प्लांट से भी नीचे जा रहा हो। जी 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 आइस प्लांट का यूजुअली 25 PSI चलता है। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम इस साल इसलिए आ रही है क्योंकि आलू तो है नहीं, कमरे खाली हैं, तो कंप्रेसर वही बड़े लगे हुए हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं तो ये तो कंप्रेसर ओवरसाइज हो सकते हैं आपके। पिस्टन्स को देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जो अभी हम लोग ने, अभी आनंद जी ने थोड़ा सा जल्दी बताया, पिस्टन्स जो हम लोग के किर्लोस्कर के भी कंप्रेसर्स हैं, आप अगर 6 पिस्टन चला रहे हो तो उसमें से आप 2 पिस्टन्स कम कर दीजिए, आप कर सकते हैं इजीली, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। 2 पिस्टन अनलोड करके आप 4 पिस्टन पे चलाइए या 3 पिस्टन पे चलाइए एज द प्लांट रिक्वायर्स, बट इतना कम सक्शन मत करिए। ठीक है, राइट सर। दूसरा और एक सजेशन था सर, आप एक देखिए कि जो चेम्बर्स में आपने माल रखा हुआ है, अगर एक कोई चेम्बर पूरा खाली है तो उसके लिक्विड फीड के वॉल पहले बंद कर दीजिए, अंदर का लिक्विड सारा निकालने दीजिए और फिर सक्शन का वॉल भी बंद कर दीजिए, तो चेम्बर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन पहले आपको लिक्विड फीड वॉल बंद करके अंदर का लिक्विड सारा फैन चला के सारा अंदर का लिक्विड इवेपोरेट हो दीजिए, फिर सक्शन वॉल को बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें अगर हमने माल नहीं रखा है और वो सक्शन का वॉल चालू रहेगा तो वहां पे वो फ्रॉस्टिंग आ जाएगी बाद में और वो आपका यहाँ पे लिक्विड आना लगेगा कंप्रेसर के ऊपर। राइट सर, राइट सर। मुकेश जी, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और मतलब क्लोजिंग आवर सेशन फॉर टुडे। I thank everyone, all of you, Mukesh ji, Anand ji, for such a lovely presentation. हमारे सारे members, फेडरेशन के ऑफिस बेयरर्स, हमारे यूपी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, thank you everyone, and we'll take a leave now. Thank you. Thanks a lot. Thank you everyone for joining, for listening patiently. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye.